हॅलो एव्हरीवन, कशा आहात तुम्ही? तर माझं नाव आहे फरहान, मी आहे तुमचे केमिस्ट्री टीचर आणि आज अपन डिस्कस करना आहोत मेटलर्जी। तो हम चैप्टर हमारा मेटलर्जी है, सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है और ये जो चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे ये समरी लेक्चर है। मतलब ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया है डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में, लेकिन आज हम उसकी समरी पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्विक रिविजन करना है तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट वीडियो जहाँ पे आपको सारे टॉपिक कवर होके मिलेंगे, सारे के सारे, ठीक है। और अगर आपने पहली बार ये चैप्टर खोला है, आपको लगा कि आज चलो पहली बार मेटलर्जी पढ़ के देखते हैं, तो भी ये सही वीडियो है। रीजन ये है क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भी ठीक है, अगर आपने पढ़े हुए हैं तो भी ये क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से और मैं बता देता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये दोनों पढ़ेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये सब डिस्कशन होगा और फिर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। और उसके बाद हम एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है मेटलर्जी उस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे व्हाट इज मेटलर्जी, फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड करोजन ऑफ मेटल्स। तो ये सारे का सारा पार्ट बेसिकली मेटलर्जी से रिलेटेड है। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाला पार्ट हमने देखा जिसमें हम मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम आ गए आयनिक कंपाउंड पर। तो उतना पार्ट हम फर्स्ट में डाल सकते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट में डाल सकते हैं, और सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा मेटलर्जी और उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, है ना। बिल्कुल आगे वेस्ट नहीं करेंगे और एकदम टू द पॉइंट चलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से, अगर आप अभी तक पेन पेपर कुछ नहीं लिया तो ले लीजिए, है ना, बिकॉज अगर आप नोट कर हुए साथ में तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको नोट करने के लिए कहूंगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में भी आ सकते हैं थोड़ा सा, है ना, कॉर्पोरेट। चलो शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे इतना सा समझना है कि जो सॉलिड है ना, सॉलिड, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, ये जो है ये इनका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो सॉलिड का मतलब क्या है, देखो हम जानते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, मेटल्स जनरली सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। सो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगे, मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना, ठीक है। डन। तो मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, मतलब आप उन्हें दबाओगे, ऐसे प्रेस करोगे तो इजीली प्रेस नहीं होंगे, सॉलिड है वो, लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे, गैस फॉर्म में नहीं होंगे। लेकिन यहां पर एक लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा जिसका नाम है मर्क्यूरी, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या, एक्सेप्शन म्हणजे काय, सो एक्सेप्शन मतलब जो रेगुलरली नहीं होता बेटा। मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो ये हो रहा है, एक्सेप्शन में जो चीज नॉर्मली नहीं है, जो फॉर एग्जाम्पल मेटल के लिए सॉलिड होना इट्स नॉर्मल, एक्सेप्शन में एक आ गया जो है मर्क्यूरी, ठीक है। ऐसा हम एक्सेप्शन समझते चलेंगे। नाउ द सेकंड इज डक्टिलिटी, तो सॉलिड समझ में है ना। उसके बाद डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या है, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कन्वर्ट इट इनटू थिन वायर्स। पतले पतले वायर में अगर हम किसी मेटल को ऐसे कन्वर्ट कर सके, जैसे आपने देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे आपने ट्यूबलाइट है तो उसमें वायर लगा हुआ है, हमारे पास लैपटॉप है तो उसमें वायर है, हमारे पास चार्जर है ना, लैपटॉप का चार्जर, फोन का चार्जर, यहाँ पर सब में क्या होता है, वायर्स होते हैं। अब उन वायर के अंदर अगर आप खोल के देखोगे तो पतले वायर मिलेंगे, और वो पतले वायर किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी ने क्या किया, उस कॉपर को, जो कॉपर वायर बेसिकली उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर है, तो वो कॉपर को हमने पतले पतले वायर में कन्वर्ट करके उसमें डाल दिया। अब वो करंट पास करता है और हमें उससे बिजली मिल जाती है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कन्वर्ट इट इनटू थिन वायर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये क्या है, कौन सी एबिलिटी है, मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करने की, कन्वर्ट द मेटल इनटू थिन वायर्स, ठीक है, इनटू थिन वायर्स। तो ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटल को हैमर करके, हैमरिंग कर करके हम क्या करते हैं कि मेटल को ऐसे पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि छतों पे पतरे होते हैं, आपने देखे होंगे, या शीट मेटल से बनाए जाने वाले बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉक्सेस बनते हैं ना, और गाड़ियों की बॉडी बनती है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी। हम क्या करते हैं, मेटल को मार मार के हैमरिंग करके उसको पतला कर देते हैं और वो बहुत थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कन्वर्ट द मेटल इनटू थिन, इसके नीचे लिख देना थिन शीट्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, थिन शीट्स। क्लियर हो गया बात, ठीक है।
तो पहला क्या है, जिसको हम खींच के ऐसा वायर में कन्वर्ट कर दें उसको कहेंगे डक्टिलिटी, जिसको हैमरिंग कर करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें उसको हम क्या कहेंगे, मेलिबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट को पास कर दे, हीट को ट्रांसफर कर दे उसको कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। घर में आपने देखा होगा बर्तन, चाय बनती है तो चाय का जो बर्तन होता है वो मेटल का होता है, वो प्लास्टिक में नहीं बना सकते। रीजन क्या है कि मेटल क्या हीट को ट्रांसफर करता है। तो हमारा गैस जलता है, गैस से हीट ट्रांसफर होती है बर्तन में, और बर्तन से फिर पानी में, और मतलब बाकी सब जगह, है ना। तो हीट ट्रांसफर होती है, इसलिए हम यहाँ दे आर गुड कंडक्टर। किसकी बात चल रही है, मेटल्स की बात चल रही है। उसके बाद है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बड़े मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, बट मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट से, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, वायर्स हैं, आप देखो सबके अंदर मेटल ही मिलेगा। सिल्वर होगा, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, ये होता है। सिल्वर जनरली नहीं क्योंकि कॉस्टली होता है। सिल्वर अच्छा कंडक्टर, बट हम यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ, है ना, कॉस्टली है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों पॉइंट आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद दे आर हार्ड, है ना, हार्ड होते हैं, अगर आप उनको प्रेस करोगे ऐसे दब नहीं जाएंगे आराम से। किसी भी मेटल को इजीली आप इसे बेंड नहीं कर सकते, है ना, बहुत ताकत लगती है। तो हार्ड होते हैं वो, है ना, सॉफ्ट नहीं होते। और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, मतलब अगर आप उन्हें मेल्ट करना चाहो, पिघलाना चाहो, तो वो इजीली मेल्ट नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जैसे हजारों के ऊपर होता है, 1000, 1200, 1500 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा। बॉइल करना मतलब उबालना, उकळणे, असं आपण मराठीत बनतो ना। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, सोनोरिटी का मतलब है इकोइंग साउंड प्रोड्यूस करना। इकोइंग साउंड प्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अगर किसी किचन में जाओ, थाली चम्मच ऐसे ऊपर से छोड़ दो, है ना, वो नीचे गिरेगा और साउंड आएगी, बहुत इकोइंग साउंड आएगी। फिर मम्मी आएगी तुमको ढूंढते हुए, है ना, फिर जो होगा वो तुम तो जानती हो। तो क्या होगा, ये सोनोरिटी की वजह से हुआ। अगर सोनोरिटी इतना साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करती तो मम्मी को बर्तन की आवाज ही नहीं जाती। लेकिन ये आवाज क्यों जा रही है भाई साहब, क्योंकि ये बहुत इकोइंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मंदिर में ऐसे घंटा बजाते हैं, बहुत देर तक आवाज आती है ना। फिर अगर हम ऐसे कॉइन टॉस करते हैं तो एक साउंड आती है। तो ये सब साउंड क्यों आती है, बिकॉज ऑफ सोनोरिटी। ये मेटल के अंदर पाई जाती है, ये नॉन मेटल में नहीं होती है। नॉन मेटल को आप स्ट्राइक करो, एक ही बार बजेगा बस, दूसरी बार नहीं, आवाज नहीं आएगी। ये इकोइंग साउंड है, ऐसा आती रहती है थोड़ा टाइम तक। ठीक है, so this is sonority, high melting boiling point, hard, good conductor of electricity and heat, malleability, ductility and solid। ये है कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं पहले से, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की जब हम बात करें ना, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द मेटल। मेटल की उल्टी होती, इनकी कोई खुद की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है एज सच, बस ये मेटल की उल्टी होती है। जैसे कि जनरली हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या देखा कि वो जनरली सारे के सारे किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये जनरली गैसियस स्टेट में मिलेंगे या फिर सॉलिड में मिलेंगे। ठीक है, ये सॉलिड या गैसियस में मिलेंगे। एक्सेप्शन यहाँ पर भी है ब्रोमीन, जो कि होता है लिक्विड स्टेट में, ऑरेंजिश कलर का होता है। आप देख सकते हैं Br उसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल में आप ये देख सकते हैं। ओके, क्लियर है। उसके बाद दे आर डल नॉट लस्ट्रस। डल का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई चमक नहीं होती, है ना। डल का मतलब उसके अंदर कोई चमक नहीं होती। और वो कैसे होते हैं, वो शाइन नहीं करते, डल होते हैं, उनके अंदर कोई चमक नहीं होती। लेकिन मेटल में होती है। अब मेटल को अगर आप अगर रस्ट और डस्ट सब हटा के देखोगे तो एक शाइन देगा वो, ठीक है, नेचुरल शाइन। ये नेचुरल शाइन नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। ओके, तो उसके बाद नॉट हार्ड, ठीक है, तो ये हार्ड नहीं होते। लेकिन जैसा अब हम बोल रहे हैं कि साथ 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 हमने एक्सेप्शंस भी लिख के रखे, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा है कि दे आर डल नॉट लस्ट्रस, मतलब वो डल होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते, मतलब दे आर डल नॉट लस्ट्रस। लेकिन आयोडीन ऐसा है जो एक्चुअली लस्ट्रस है, जो एक्चुअली शाइन देता है। लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग, तो शाइन देता है। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट मिस किया क्या, यहाँ पे लस्ट्रस होना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पे डाल देना चाहिए। चलो मैं डाल देता हूँ। तो ये लस्ट्रस जो है पॉइंट, ये वहां पर भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये लस्ट्रस भी होते हैं, हाँ वो हमने शायद मिस कर दिया। चलो, तो ये डल होते हैं, है ना, ये डल होते हैं बट लस्ट्रस नहीं होते। लेकिन हमारे पास आयोडीन है जो कि नॉन मेटल है, जो कि चमकदार होता है, एक्सेप्शन है। फिर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते। बट हार्ड नहीं होते मतलब कैसे होते, फिर सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास डायमंड है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कैसा है, हार्डेस्ट, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बच्चों, ये नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है नेचुरली। ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट।
तो हम नॉन मेटल हीट को भी ट्रांसफर नहीं करते और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर नहीं करते, बट देन वी हैव ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या करता है? ग्रेफाइट क्या है? इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने में, है ना। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, नाइन्थ में हमारे सिलेबस में, मतलब साइंस में ही था कि ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं कहाँ पर? कार्बन के चैप्टर में था। तो इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे होता है? ये बड़े बड़े इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड ये यूज क्यों किए जाते हैं? बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तो ये जल्दी से, अगर बहुत ज्यादा हीट भी होगी ना कहीं पर, तो ये मेल्ट नहीं होंगे खुद, है ना। तो इसलिए इसको यूज करते हैं। तो दे आर नॉट सोनोरस, है। उनके अंदर क्या होता है? सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, मतलब इकोइंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया। तो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आगे चलते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू हो गई है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस आएंगे। फटाफट डिस्कस करते हैं इसको, इस पार्ट को। ठीक है, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वहां पे बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बता देता हूं कि यहाँ पे जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, एक्सेप्शंस, ठीक है, इस पे थोड़ा सा फोकस करो जरूर, बिकॉज ये आपको अभी भी काम में आएंगे, बाद में भी काम में आएंगे। और यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन, जैसे सॉलिड की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मर्क्यूरी है। ये सब चीजें आप, आई होप आप लिख रहे होंगे, है ना। मैं आपको शायद कुछ चीजें ओरली बताऊंगा, कुछ आपको लिखना है। ठीक है, ये हार्ड की बात करें तो यहाँ पे सोडियम होता है, जो कि सॉफ्ट होता है। आप जानते हैं सोडियम को यू कैन कट फ्रॉम द नाइफ, है ना, चाकू से भी कट कर सकते हैं आप सोडियम को। ठीक है, उसके बाद हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो अगेन सोडियम क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, बाकी और हम डिस्कस करते चलेंगे। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैं ये लिख के दे देता हूं आपको। जब मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, और ये हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। इसको आज पढ़ के छोड़ नहीं देना है। मतलब क्या है? अगर बच्चों, मैं मान लो मेरे पास Mg है, एक मेटल है, या Zn है, एक मेटल है, जो भी है, आप एक मेटल ले लो और उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दो, तो क्या बना लेगा? ये उसका ऑक्साइड बना लेगा, जिस जैसे कि ये। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैग्नीशियम का स्ट्रिप होता है, आपने देखा होगा, मैग्नीशियम का स्ट्रिप होता है छोटा सा रिबन टाइप। उसको अगर आप क्लीन करके जलाओगे, तो जलाने के बाद जब वो जलेगा तो बहुत डार्जलिंग लाइट निकलेगा उसमें से, एंड दैट डार्जलिंग लाइट विल गिव यू, वो लाइट के बाद क्या होगा? एक ऐश मिलेगा, जो जलने के बाद बचेगा ना, वो ऐश मिलेगा, और उसी ऐश को हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन है, जैसे हम देख रहे हैं कि मेटल विद ऑक्सीजन। ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर का मतलब ये है कि अब हम क्या करने वाले, इन मेटल्स का रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे। तो जब मेटल का रिएक्शन पानी के साथ होता है तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर Na रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ऐसा कुछ। ठीक है, Na रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? H2O के साथ। अब अगर Na H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और यहां से H2 गैस रिलीज हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? NaOH। ठीक है, अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझते चलो, मैं इसको बैलेंस नहीं करके आपको सिर्फ बता रहा हूं कि किस तरह से ये काम होगा। ठीक है, तो अब ये, जैसे ये एग्जांपल है एक मेटल का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि होता क्या है कि कोई भी मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। एक तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज हो जाती। तो ये है एक बेसिक एग्जाम्पल इसका। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चल के हम देखते हैं कि हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसिड। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल्स का। जैसे कि आप देखो, हमने यहाँ पे क्या लिया है? जिंक ग्रैनुल्स लिया, मतलब Zn लिया है, और साथ में HCl। HCl क्या है? हमारा डाइल्यूटेड फॉर्म में है। ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म में क्या है यहाँ पे? पहले सेटअप देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये स्टैंड है। ठीक है, ये स्टैंड में हमने क्या किया है? स्टैंड से कनेक्ट किया ये टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है दो चीजें। पहला तो है यहाँ पे आप देखो, डाइल्यूट HCl, है ना, डाइल्यूटेड HCl है, और जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिंक के ना छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम जिंक ग्रैनुअल्स कहते हैं। अब आप देखो क्या किया हमने,
यहाँ पर HCl और जिंक ग्रैनुल्स को जब मिक्स किया तो यहाँ से गैस रिलीज हुई, ठीक है। सो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो अब यहाँ से धीरे धीरे ये हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी और इस पाइप के थ्रू होते हुए अंदर आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे हमने रखा है एक सोप बबल्स जो आपको दिख रहा है, ये सोप सोल्यूशन है, सोप का सोल्यूशन है यहाँ पर जो हमने बना के रखा है। उसके अंदर ये पाइप जो है सबमर्ज कर दिया, अंदर डुबा के रखा है। अब यहां से गैस निकली गई और ये अंदर ऑलरेडी कहाँ है, सोप सोल्यूशन के अंदर है। जब यहां से अंदर से ये गैस जाएगी तो क्या हुआ, बाहर निकलने टाइम पे उसके बबल्स बन जाएंगे। आपने बचपन में क्या हुआ, सोप सोल्यूशन में से पाइप डालो और उसमें फूंक मारो तो बबल्स बनते हैं। सिमिलरली तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है बेसिकली, तो हाइड्रोजन गैस जा रही है, यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं। अब उन बबल्स के पास हमने क्या किया, एक कैंडल को लेके जाते हैं। जैसे बबल के पास कैंडल जाती है तो एक साउंड आता है, कौन सी साउंड आती है, क्रैकिंग साउंड आती है। तो हाइड्रोजन गैस बर्निंग विद क्रैकिंग साउंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न हो रही है और हाइड्रोजन गैस बेसिकली क्या है, थोड़ा सी एक्सप्लोजिव होती है ना, मतलब आप जैसे उसको जैसे जलाओगे तो जोर से जलती है, जोर से मतलब उस बहुत ब्लास्ट होता बड़ा सा। तो ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं, है ना, छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब जब इसके पास हम क्या लेके जाते हैं, कैंडल को लेके जाते हैं, तो जोर से वो आवाज आती है। वही आवाज यहाँ पे आपको क्रैकिंग साउंड सुनाई आएगी जब आप उसके पास कैंडल लेके जाओगे तो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्रैकिंग साउंड बेसिकली कहाँ पे आएगी, सिर्फ हाइड्रोजन गैस में आ रही है। तो इससे क्या पता चला, जब हम मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और वो हाइड्रोजन गैस कैसे पता चली, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहां पर आप समझ लो जिंक है, जिंक के ग्रैनुल्स है और हमने क्या लिया, HCl लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, है ना, इसके बाद एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा ना इससे, हाँ अब देखो। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये Zn और H है ना, ये डिस्प्लेस कर देते हैं, क्या बन जाएगा, ZnCl प्लस H2, ठीक है। तो ये ZnCl2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। वैसे तो बैलेंसिंग की बात अभी हम कर नहीं रहे, बट समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा सेटअप, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी है ये कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। इसके पहले क्या देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, और उसके पहले क्या देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड, अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसके पहले एक एक्वा रीजिया जो आ गया, इससे पहले नाइट्रिक एसिड में एक रिएक्शन दिया है बच्चों, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर और HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं यहाँ पर, कॉपर प्लस HNO3, है ना। HNO3 क्या होता है, यही तो नाइट्रिक एसिड होता है, इसका रिएक्शन करवाते हैं। जब कॉपर और HNO3 का रिएक्शन होगा बच्चों तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कॉपर नाइट्रेट। तो यहाँ पर Cu और NO3, ठीक है, ऐसा होल ट्वाइस आ जाएगा। ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट बनेगा, उसके बाद NO2 बनेगा यहाँ पर, NO2, और साथ में क्या बनने वाला है, साथ में बनने वाला है कुछ H2, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। तो अब हमने क्या किया, जब कॉपर का रिएक्शन, मतलब कॉपर एक मेटल है बेसिकली, तो कॉपर का रिएक्शन हमने HNO3 के साथ करवाया और फिर हमें क्या बना, कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर बना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं NO2 है और H2O। ये दो चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर एक्चुअली दो चीजें हैं, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। जब हम कॉपर का रिएक्शन इसके साथ करवा रहे हैं ना, तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ उसके नीचे, फिर आपसे बात करूंगा इस बारे में, ठीक है। इस बारे में क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से Cu लेता हूँ, ठीक है। Cu कॉपर का रिएक्शन HNO3 के साथ लिया मैं, ठीक है, ठीक है। फिर से मैंने किया कॉपर का रिएक्शन HNO3 के लिए। अब दो चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो रिएक्शन था वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला है, मतलब जो एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था और यहाँ पे जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो क्या कुछ से कुछ फर्क पड़ेगा, क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल पड़ने वाला है, इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या क्या आएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, यहां पर भी क्या बनने वाला है, CuNO3, ठीक है, और यहां पर भी क्या बना, CuNO3। यहां पे कुछ प्रॉब्लम है किसी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहां तक सेम चल रही गाड़ी, बराबर है, ठीक है। अब क्या बनेगा, देखो ऊपर क्या बन रहा है, यहां पे बनेगा 2NO2, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2NO2, ठीक है। तो इसको बाद में बैलेंस करेंगे, अभी हम बैलेंसिंग अभी नहीं कर रहे, बट अभी के लिए आप समझो कि यहां पर क्या बनेगा, NO2 बनेगा इस जगह पर, ठीक है।
ऊपर वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले की, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या बनेगा, प्लस, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं ऐसे, प्लस H2O। हाँ, ठीक है, H2। अब इसकी बात करो नीचे वाले की, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा NO, ठीक है। यहाँ पे NO2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर NO बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, H2O। तो डिफरेंस आपको कुछ समझ में आ रहा है, डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आएगा अभी, देखो मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मैंने पहले लिख दिया, फिर आपको समझा रहा हूँ। ऊपर वाला क्या है, कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड, नीचे वाला कैसा है, डाइल्यूटेड। जब हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बैलेंस ही कर देते हैं अभी, पहले तो बैलेंस करना जरूरी है। तो यहाँ पे 4HNO3 आ जाएगा, ये हमारा हो रहा है, ये हो जाएगा 2NO3, और ऊपर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 4H2O, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये अभी 8 और 3, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। 3Cu प्लस 8HNO3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बराबर 2NO प्लस 4H2। करेक्ट है बच्चों, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस क्या है, जब मैंने ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लिया था तो क्या मिला, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड में आपको देखो, यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिले होंगे। चेंजेस कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये है चेंज, ये आपको चेंज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ये चेंजेस है। तो ये चेंजेस क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमने पहली बार क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड, और दूसरी बार क्या लिया था, डाइल्यूटेड, इसलिए हमें चेंज मिला। तो ये रिएक्शन है बेसिकली नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल का, ठीक है। यहां तक हमारे केमिकल जो प्रॉपर्टीज है ऑफ मेटल खत्म हो जाती है, फिर एक्वा रिजिया पार्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, ठीक है, और वैसे भी ये बाद में भी चल के 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में आपको हेल्प करने वाला है। तो aqua regia होता क्या है, सो aqua regia is a highly corrosive and fuming liquid. It is one of the few reagents which can dissolve the noble metals like gold and platinum. तो गोल्ड और प्लेटिनम को भी ये क्या कर सकता है, मेल्ट कर, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। एंड होता क्या है, बनता कैसे है, तो aqua regia यहां से बनेगा, देखो aqua regia is a freshly prepared बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों HCl लेना है हमें, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड नहीं लेना। अब तक हम लोग डाइल्यूट के बारे में ज्यादा बात करते थे, लेकिन यहां पे हमें कैसा चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, ठीक है, ये हमारा है, ये भी कैसा चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही चाहिए। इनका रेशियो कितना होना चाहिए, 3:1 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका 3 और इसका 1, तो 3:1 का रेशियो अगर होगा तो ये हमारा पूरा का पूरा जो एक्वा रीजिया ये बन जाएगा। और इस एक्वा रीजिया में अगर मैं गोल्ड को डालता हूँ, प्लैटिनम को डालता हूँ, तो वो भी क्या होंगे, वो भी उसके ऊपर रिएक्शन हो जाएगा उनके साथ। जनरली हमको पता है कि गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्शन नहीं करते, लेकिन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये है एक्वा रीजिया। द नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। तो यहां पर आप दो चीजें देख सकते हैं, पहला हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और यहाँ पे आयरन सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इन दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्यूब आप देख सकते हो, उसमें क्या है, उसमें है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर, जैसा मैंने लिखा है उसी कलर का होता है। अब उसके साथ हमने क्या किया है, उसमें एक आयरन का नेल डाल दिया है, ठीक है। ये क्या है, आयरन का नेल डाल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो कॉपर सल्फेट प्लस क्या किया है हमने, आयरन का उसमें नेल डाला। तो ये जो रिएक्शन आप देखोगे, इस रिएक्शन को देख के कुछ याद आया आपको, कुछ याद आ रहा है, ये आयरन है, ये कॉपर है, कुछ याद आया। ये जो कॉपर और आयरन है, इससे क्या है, इसमें आपको देखने को समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा FeSO4 बराबर है, और क्या बनेगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा Cu। इस तरह का ये रिएक्शन बनेगा, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होगा कैसे ये, जब हमने ये टेस्ट ट्यूब लिया है, इसके अंदर ये आयरन नेल को हमने ऐसे लटका के रखा है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट बेसिकली इनिशियली कैसा था, कॉपर सल्फेट पाउडर था, उसको पानी में डाला तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया, एक्वा सोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो ये एक्वा सोल्यूशन हो गया, इसके अंदर नेल डाल दिया। अब नेल डालने के बाद रिएक्शन हुआ तो FeSO4 बना और Cu बना, ठीक है, ऐसा काम हुआ। सॉरी। उसके बाद आप देख सकते हैं, है ना, सोल्यूशन जो है आप देख सकते हैं क्या बना, FeSO4, और ये बन गया कॉपर वायर। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या जो रिएक्शन हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सॉरी। तो जो दूसरा वाला है ट्यूब, उसके बारे में बात करेंगे। अब दूसरे ट्यूब में क्या हुआ,
दूसरे ट्यूब में हमने रिएक्शन कौन सा लिया था, सॉरी सल्फेट हमने सॉल्ट कौन सा लिया था, FeSO4। तो हमने FeSO4 का सॉल्ट लिया, ठीक है, दूसरे वाले ट्यूब में, यहाँ पे लिया FeSO4 और साथ में हमने क्या किया, वहां पे कॉपर वायर डाल दिया। तो पहले ट्यूब का ये रिएक्शन है, दूसरे ट्यूब का ये है। अब बच्चों बात ये है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये है प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा है, हम एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देख ही लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, चलो, तो अब लोग क्या करने वाले हैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा समझते हैं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली कि मेटल की सीरीज होती है ना, मेटल्स की एक सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं, इसको नाम से हम जानते हैं केदारनाथ का केदारनाथ का माली आलू जरा पीके खाता है, ठीक है, आया समझ में। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब ये जो आप सीरीज देख रहे हो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर यहां से शुरू करो, हाई कोर्ट है आप, तो AU AG NPT, सॉरी AG पहले आएगा, फिर AU आएगा और फिर PT आएगा, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों। तो इसमें ऊपर वाला जो है वो क्या है, हम उसको याद करने का टेक्निक क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। देन इसको लर्न कर सकते हैं, हाई कोर्ट है AAP, तो आप AAP मतलब आप, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। एनीवे, तो इसका बताने का पर्पस क्या है, इसको बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि जब आप दो मेटल को जो हमारे दो मेटल है यहाँ पर, कॉपर और आयरन, जब आप इन दोनों को देख रहे हो तो दोनों को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों मेटल हैं। अब दोनों जो मेटल हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें कंपेयर करना पड़ेंगे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में मैं देखूं आयरन को, तो ये है आयरन और ये है कॉपर। ऊपर कौन सा है, ऊपर तो आयरन है ना। सीरीज मतलब कैसे चल रही है सीरीज, ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे। तो सबसे ऊपर से ये नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर हुआ, फिर ये उसके बाद आया। तो अगर अब मैं आयरन को देखूं तो आयरन ऊपर है, तो आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मोर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, Cu है और Fe। ऑब्वियसली बात है कि Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। क्या ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और लेस मोर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे वो रिएक्टिविटी सीरीज जिसकी हम बात कर रहे थे वो यही है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसको समझना भी जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। तो क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ मेटल दिया है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर। अब यहाँ पे जो कैटेगरी बनी हुई है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है पहली वाली, इसमें आप देखो रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये सबके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ये वाले जो चार है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या बोलेंगे इनको, हाईली रिएक्टिव मेटल। ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव हो गया। अगर हम इनकी बात करें तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, वाटर वाले सिर्फ ये हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये एसिड के साथ और ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो ये एसिड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनको हम मॉडरेटली रिएक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये, क्योंकि ये सबके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़े से मॉडरेटली रिएक्टिव है ना। इनको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, मॉडरेटली। अब जो उससे भी कम होगा उसको कहां पे डालेंगे, बोलो, जो उससे भी कम होगा तो उसको कहां पे हम पुट करेंगे, उसको लेस में करेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा मॉडरेट, एक सेकेंड, मॉडरेटली रिएक्टिव है ना, ये हाईली रिएक्टिव, और नीचे वाला आएगा लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ओके, तो इनको हम कहेंगे लेस रिएक्टिव। तो तीन कैटेगरी में हमने इनको बांट दिया, एक हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेटली रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब जो लेस रिएक्टिव होते हैं आप देख सकते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो मॉडरेटली है वो वाटर और एसिड के साथ करते हैं, और जो हाईली रिएक्टिव है वो तो सबके साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली, जो हमारी ये जो लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लिस्ट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। तो क्या ऐसा भी होता है कि मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने, ये तो बहुत क्लासिक एग्जांपल है, आपने सुना होगा कि हमारे पास Na होता है सोडियम, और सोडियम रिएक्शन करता है Cl के साथ, याद आ रहा है? तो क्या बना लेता है? NaCl बना लेता है। ये क्या है? मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करना ही है। तो इस तरह से हम कुछ रिएक्शन हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखते जा रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हमने जो मेटल्स के बारे में पढ़ा वो इंपॉर्टेंट ज्यादा था। नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नॉन मेटल्स मेटल जनरली क्या होते हैं, थोड़े से हम रिलेट करना हमारे लिए आसान होता है। बट इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा जो बात करेंगे वो मेटलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और मेटलर्जी में बेसिकली किसके बारे में बात होती है? मेटल के बारे में होती है। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, यहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, अगर किसी नॉन मेटल की बात करें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल से एग्जांपल है। फिर नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, जैसे किसी भी नॉन मेटल का अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या बनेगा? जैसे कि Cl2 क्लोरीन गैस का अगर रिएक्शन है ना, Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस है। इसका रिएक्शन अगर हम H2O के साथ कराएं तो क्या बनेगा? Cl2 अगर H2 के साथ रिएक्ट करेगी तो HCl और HOCl ये बनता है। ठीक है, क्या बनता है? HOCl प्लस HCl। ये रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। जनरली ये पूछे, अभी तक तो नहीं गए हैं बट आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे Cl2 और HBr को अगर रिएक्शन करवाएं, है ना, Cl2 और HBr, ये क्या है? जैसे हमारा HCl होता है, ऐसी HBr है, तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा HCl प्लस क्या बन जाएगा? जो हमारा Br है ना, वो अलग से रिलीज हो जाएगा। तो Br2 रिलीज होता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहां पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये रिएक्शन है। और लास्ट जो है हमारा वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। तो जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिएक्शन, H2 का रिएक्शन अगर मैं सल्फर के साथ करवा दूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। यस और नो? H2S बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? H2S। तो ये कुछ रिएक्शंस हमने लिखे जिसका बेसिकली किससे लेना देना है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल से। यहां तक जो बात कर रहे थे हम, सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि हमें तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है तो हम कुछ पार्ट को पढ़ेंगे, कुछ को छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये पार्ट हमने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बेसिकली आयनिक कंपाउंड वाला। आयनिक कंपाउंड बनते कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। सो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड आयन से बनते हैं, और आयन्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल को कहते हैं। जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है उसे क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आयन की बात करूं तो कौन कौन से आयन हो सकते हैं? जैसे कि NaCl की बात अगर हम करें बेसिकली, तो Na के ऊपर चार्ज होता है प्लस और Cl के ऊपर होता है माइनस। तो आयन्स में क्या होगा? ये Na जो है ये हमारा कैटायन हो जाएगा, और जो Cl है वो क्या बन जाएगा? वो हमारा एनायन बन जाएगा। ठीक है, कैटायन और एनायन बन जाएंगे। अब ये आयन के मिलने से ही क्या बनता है? बोलो, आयन के मिलने से ही बनेगा हमारा आयनिक कंपाउंड। तो NaCl जब ये दोनों मिलेंगे, बिकॉज इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, तो ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, और इस NaCl को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयन से बनने वाला कंपाउंड है। ठीक है, और इसके अंदर जो बॉन्ड होगा उसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड कौन से बॉन्ड से तैयार होता है? तो इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है बच्चों। ठीक है, क्या है? आयनिक बॉन्ड। क्लियर है बात?
अब यहाँ पे बोला है द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द टू यूनिट्स नेमली कैटायंस एंड अनायंस कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, उससे मिलने से जो तैयार होगा कंपाउंड उसे हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड, और उसके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, एक तो ब्रिटल होते हैं। तो ब्रिटल का मतलब क्या, ब्रिटल का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको हैमर लेके ऐसे मारोगे तो उसे पाउडर पाउडर चूरा चूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ये। उसके बाद वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। हाई इंटरमोलिक्यूल फोर्स, इनके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल Na और Cl, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। सॉलिड, दे आर बैड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड जब फॉर्म में होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे तब वो बैड कंडक्टर होते हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। लेकिन जब मेल्ट हो जाते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं, देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक सॉलिड है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट हो जाते हैं, मोल्टन कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब सॉलिड को पिघला दिया, गर्म करके मोल्टन स्टेट में लेके आ गए, तो क्या, देन दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी किसकी, आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड के नाम है ना, और आयनिक कंपाउंड में क्या है, उनके कुछ हम मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, तो उसी चीज को हम लोग ध्यान में रख के बात समझेंगे। ये जो है ना, NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है और बॉइलिंग पॉइंट 1465, 1465 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास KCl की बात करें तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट 772, बॉइलिंग 1407। तो ये टेम्परेचर दिया जस्ट फॉर द रेफरेंस, आपको समझ में आना चाहिए कि किस लेवल का उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कौन से इसमें से आयनिक है, कौन से इसमें से नॉन आयोनिक है, वो भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है। आयनिक की बात सिंपल सी ये होती है कि आयनिक में क्या होता है, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। जब भी आयनिक होगा तो क्या होगा, एक मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच का पार्ट है, मेटल प्लस नॉन मेटल। तो ये दोनों जब मिलते हैं तभी ये तैयार होता है, क्योंकि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अगर ऐसा होगा तभी क्या होगा, तभी तो वो चार्ज पार्टिकल बनेंगे, और वो चार्ज पार्टिकल बेसिकली कैटायंस एनायंस होते हैं, और उसी की वजह से वो बॉन्ड बनता है। तो वो तभी हो पाएगा जब एक मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा नॉन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। यहां पे आप देखो H2O है, ये दोनों ही नॉन मेटल है, तो ये हमारा क्या है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, है ना। चलो, उसके बाद शुरू हो रही है मेटलर्जी। यहां से शुरू होती है आपका एक्चुअल लेक्चर। एक्चुअल मतलब अभी भी एक्चुअल ही था, बट यहां से आपका रियल मेटलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। अब तक हम जिस चीज के लिए वेट कर रहे थे वो यही है, ठीक है। तो बताइए मेटलर्जी के बारे में क्या जानते हैं आप, कितनी जानकारी है आपको। तो मेटलर्जी जो है, डेफिनेशन देखो, द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यहां पर नॉन मेटल की बात की ही नहीं जा रही, सब कुछ मेटल से रिलेटेड होगा, यहां पे कुछ नॉन मेटल नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में आप देखो तो 95% जो कंटेंट है वो बेसिकली किसके लिए है, मेटल्स के लिए है। तो अब हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। यहाँ पे दो चीज आपको समझ में आएगी, ये तो एक तो ओर्स है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन फ्रॉम द यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये मेटलर्जी का डेफिनेशन एग्जाम में अगर आ जाता है तो इसको लिख देना, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी है। क्या है, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा साइंस है, टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल कहां से, उनके ओर से। अब ओर क्या होता है आगे समझेंगे, टेंशन मत लो, है ना। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसको बाद में ओर से मेटल को निकालते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, है ना, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज उसको दूर करते हैं, और फाइनली प्योर मेटल हमें मिलता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। अब आगे चलो, यहाँ पर कुछ और चीजें आपको समझ में आएगी। अक्रेंस ऑफ मेटल्स, मेटल की अक्रेंस होता कैसे है। तो मेटल बेसिकली कैसे होते हैं, दो स्टेट में होते हैं, एक तो कंबाइंड स्टेट जिसको हम कहते हैं, और एक प्योर स्टेट कहते हैं, है ना। प्योर स्टेट में, प्योर या फिर कंबाइंड, कंबाइंड स्टेट, है ना, या प्योर ना क्या क्या फ्री स्टेट भी कह सकते हैं उसको, है ना। प्योर में भी एक्चुअली प्योर नहीं होते, फ्री और कंबाइंड कहते हैं, ज्यादा बेटर लग रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं फ्री, क्यों प्योर नहीं कह रहा, क्योंकि जो हमारे पास, जिसको मैं प्योर की कैटेगरी में डालने वाला था, वो भी प्योर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, तो गोल्ड जब आप निकालोगे तो डायरेक्टली प्योर नहीं होता, उसको प्योर करना पड़ता है, तो हम फ्री कह सकते हैं।
फ्री का मतलब ये होता है, फ्री का मतलब ये होता है कि वो अपने इंडिविजुअल स्टेट में है, वो किसी से कंबाइन नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड किसी से रिएक्ट नहीं करता है। अब गोल्ड किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो वो अकेला पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी मेटल्स की, जैसे कि हम बात करें सोडियम की, है ना, जैसे अगर हम बात करें और भी किसी की, मतलब जो फ्री वाले उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कंबाइन स्टेट में, जैसे कि हम बात करें एल्यूमिनियम की, है ना, आगे हम देखेंगे एल्यूमिनियम है, सोडियम है, फिर कॉपर है ना, ये सब कुछ क्या है, ये कंबाइन स्टेट में आते हैं। कंबाइन स्टेट का मतलब होता है, या आप इसको बोल सकते हैं कंपाउंड स्टेट में। कंबाइंड बोलो या तो कंपाउंड बोलो, ज्यादा बेटर लगेगा। कंपाउंड से बात समझ में जल्दी आएगी। कंपाउंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अकेले तो रहते हैं नहीं, किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करेंगे। अब जिस किसी के साथ रिएक्शन करेंगे उससे क्या बना लेंगे, उससे बन जाएगा कंपाउंड। क्या बन जाएगा, कंपाउंड। और वो कंपाउंड से फिर हमें क्या करना पड़ता है, वो बाकी का जो पार्ट है उसको हटाना पड़ता है, फिर मेटल को निकालना पड़ता है। जैसे अगर हम Na की बात करें, है ना, तो ये कैसे मिलेगा, NaCl से मिलता है। तो NaCl से Cl को हटाना पड़ेगा, फिर Na को निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से काम करता है। और यहाँ पे ये तो फ्री में मिल जाता है, मतलब फ्री स्टेट में होता है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, इजीली अवेलेबल होते हैं, खुद के निकाल लो, लेकिन प्योर करना पड़ता है ना। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ओर्स की, जिसके बारे में हम बोला था ना, ओर्स। ओर की डेफिनेशन क्या होता है तो ओर की बात हम करें, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, ऐसे मिनरल, ठीक है, ऐसे मिनरल जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं इकोनॉमिकली, दे आर कॉल्ड ओर्स। समझते हैं। देखो कुछ कुछ बुक में ये इकोनॉमिकली के साथ साथ कन्वीनियंटली भी लिखा हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली, इफिशिएंटली, ये तीनों वर्ड लिखे हुए हैं, है ना। एनसीईआरटी में आप पढ़ रहे होगे तो वहां पे 3 वर्ड आएंगे, इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली, है ना, बहुत सारी चीजें और भी है। तो हम इसी की बात करेंगे क्योंकि हमारा स्टेट बोर्ड से अगर हमारा फोकस है और स्टेट बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, तो स्टेट बोर्ड की बुक्स में इकोनॉमिकली लिखा हुआ, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको तीनों, अब चिंता मत करो। तो मिनरल्स की बात कर रहे हैं। मिनरल्स क्या है, बेसिकली ऐसी चीजें जिनके अंदर मेटल पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ऐसे मिनरल जिसमें से हम इकोनॉमिकली मेटल को निकाल सकते हैं उसको हम ओर कहेंगे। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक मिनरल और एक ओर। बात समझते चलो, बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मिनरल है ना, और एक क्या होता है, ओर होता है। अब मिनरल के अंदर भी मेटल है और ओर के अंदर भी मेटल है। समझे कि नहीं, मिनरल के अंदर भी क्या है, मेटल होता है, इसके अंदर भी मेटल है, और इसके अंदर भी क्या है, मेटल है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसे मिनरल जिससे इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली, है ना, इफिशिएंटली हम क्या निकाल सके, मेटल को निकाल सके, उसको ओर कहेंगे। तो सारे के सारे मिनरल को ओर नहीं कह सकते, मिनरल सब होते हैं लेकिन ओर सब नहीं होते, और कुछ कुछ होंगे। वो कौन से होंगे, ऐसे मिनरल जिससे इकोनॉमिकली मेटल निकलेगा उसको ओर कह दो, है ना। तो वो मिनरल क्या कहलाएगा, ओर कहलाएगा। ठीक है, सो मिनरल का ही पार्ट है ये। बात समझ में आ गई, फिर से एक बार बोलो। देखो ये देखो, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे मिनरल हैं जिसके अंदर मेटल अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसे मिनरल जिससे इकोनॉमिकली मतलब सस्ते दामों में, कन्वीनियंटली मतलब आसानी से, इफिशिएंटली मतलब प्रॉफिटेबली, इफिशिएंटली, उससे हम क्या निकाल सकें, मेटल निकाल सकें। तो जिस मिनरल से इकोनॉमिकली हम मेटल निकालेंगे उसको हम क्या कहेंगे, और कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, फिर से आपको बता देता हूं जिससे आप याद करो इस चीज को। जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड निकालना है, ठीक है, गोल्ड निकाल रहे आप, गोल्ड आपने निकाला और आपका जो प्रोसेस का फीस था, है ना, टोटल सब कुछ लगने का कॉस्ट था, वो था 20 लाख। ठीक है, 20 लाख आपने खर्चा किया, और जब इस गोल्ड को आपने सेल किया तो इसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी आई, इसकी सेलिंग कॉस्ट आपको मिली 15 लाख। ठीक है, क्या आपको इससे कोई प्रॉफिट हुआ, आप तो लॉस में चले गए। आपने 20 लाख लगा के निकाला और क्या किया, 15 में बेच दिया, तो 5 लाख का लॉस हो गया। तो क्या ऐसे वाले गोल्ड को, जहां गोल्ड, जिस चीज से हमने गोल्ड निकाला, क्या उसको मैं और कहूंगा, वो और की कैटेगरी में आएगा, नहीं, उसको मिनरल कहेंगे कि मिनरल है, हमने वहां से निकाला, बट हमको प्रॉफिट तो नहीं हुआ, इकोनॉमिकली नहीं था, प्रॉफिटेबली नहीं था, इफिशिएंटली नहीं था, कन्वीनियंटली नहीं था। तो जहां से प्रॉफिट भी हो, कन्वीनियंट भी हो, इकोनॉमिकली हो, सब कुछ चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद वहां से जब मेटल निकाला जाता है तो उस मिनरल को हम क्या कहेंगे, उस मिनरल को हम और कहेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन उसके बाद यहाँ पे है, इसको आप लिखोगे, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओर्स
कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। अब ऐसा और जिसके अंदर हमको मेटल मिलेगा और उससे हमें प्रॉफिट भी होगा, तो क्या वो प्योर मेटल होगा? नहीं, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, मड होगा, ये होगा, वो होगा। तो यहां पर सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस, ये सब कुछ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज है। कौन कौन सी है? सॉइल है, सैंड है एंड रॉकी सब्सटेंसेस। ये सब कुछ कहां मिलेगा आपको? ओर के अंदर। और हम क्या करते हैं इन इम्प्योरिटी को हम कहते हैं गैंग, और यही गैंग का डेफिनेशन है। इसको लिख डाला तो लाइफ, इसको लिख डाला तो लाइफ, गलाला। ये वाला पार्ट डेफिनेशन में आपको बताया। इसके ऊपर वाला डेफिनेशन किसका है? और का डेफिनेशन, ये गैंग का डेफिनेशन, और ये वाला डेफिनेशन किसका था इसके पहले? ये हमारा मेटलर्जी का डेफिनेशन। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई कि यहां तक। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मेटलर्जी दिया है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अकरेंस ऑफ मेटलर्जी भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इस पार्ट पर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड अगर कोई आज के लेक्चर में है तो वो ये है। देखो जरा ध्यान से। तो मेटल को निकालने के लिए, अब बात समझो, मेटल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे पास मेटल डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो सबसे पहले मिनरल में से हमने ढूंढा ओर को। अब ओर के पास होती है बहुत सारी इंप्योरिटीज, उसको निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस क्या है? वी हैव टू रिमूव द इंप्योरिटीज, है ना। पहिले आपल्याला काय करायचं बेटा? इंप्योरिटीज आपल्याला पहिले काढायची। तो इंप्योरिटी को रिमूव करने के, कंप्लीटली निकालने के लिए हमारे पास प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस है? इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या करता है? ये बेसिकली हम यहां पर क्या क्या रहे हैं? वी हैव व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग द इंप्योरिटीज। यहां पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग द इंप्योरिटीज, रिमूविंग इंप्योरिटीज, ठीक है। तो जो इंप्योरिटीज है उसको हम निकाल रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। प्रोसेस कौन कौन से हैं? 4 टाइप के प्रोसेस है, उनको ABCD के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। पहला, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, यहां से आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं 100%, ठीक है, इसको भूलना नहीं। सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, किसका? इंप्योरिटीज को अलग कर रहे हैं आप लोग। याद रखो ग्रेविटी यहां पे यूज की जा रही है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। कैसे करेंगे सब कुछ समझेंगे, सारे प्रोसेस समझेंगे, बट ध्यान दो, वन बाय वन समझेंगे। तो सेपरेशन ऑफ, ऑब्वियसली इंप्योरिटी का सेपरेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पे 2 मेथड आते हैं, पहला विल्फ्ले टेबल मेथड और दूसरा हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो दोनों में हम क्या सेपरेट करते हैं? हम लोग अच्छा वाला जो मेटल है उससे इंप्योरिटी को सेपरेट कर देते हैं। तो ये चीज यहां पर होगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में 2 मेथड आते हैं, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, मैं आपको पहले वाली बता रहा हूं। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है? जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक टाइप की इंप्योरिटीज होंगी, उनको हम यहां से रिमूव करेंगे। देन फ्रोथ फ्लोटेशन है और फिर लीचिंग है। तो ये 4 मेथड है जिससे हम इंप्योरिटी को हटाते हैं ओर से। पहले ओर निकाला हमने, ऐसा मिनरल जिससे मेटल निकाल सकते हैं, उसको हम क्या करें? मेटल तो निकाल सकते हैं इकोनॉमिकली, उसको हम कहेंगे ओर। और ओर के अंदर से जो इंप्योरिटी है उसके ऊपर से, उसको निकालने के लिए हम ये 4 मेथड को यूज करते हैं। फिर जब इन 4 मेथड्स को यूज करने के बाद, चारों को तो यूज नहीं करते, डिफरेंट ओर के लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। तो अब यहां पे जब हम इंप्योरिटी को हटा देते हैं तो फिर होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब उस ओर के अंदर से जितनी इंप्योरिटी थी ऊपर, वो सब हट चुकी है। तो अब क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब एक्सट्रैक्शन कैसे होगा? एक्सट्रैक्शन में जैसे मान लो जो कोई कंपाउंड फॉर्म में होगा, जो कंबाइंड फॉर्म में होगा, तो उसके फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। NaCl है तो Cl अलग करना पड़ेगा, Na अलग करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो 2-3 तरीके से होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव, और फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव। तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उसके लिए हम यहां पर बात करेंगे, और यही है हमारा आज का मेन टॉपिक। जब ये एक्सट्रैक्शंस हो जाते हैं, हाईली की बात करेंगे, मॉडरेट की बात करेंगे, लेस की करेंगे। जब ये रिएक्शंस, जब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है, तब हमें मेटल मिलता है। और वो मेटल प्योर नहीं होता, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है रिफाइनिंग से, और उसके बाद फिर हम बेसिकली हमारे पास फाइनल स्टेज में मेटल मिलता है। ये पूरा का पूरा एक माइंड मैप है, आपको मैं अब इसको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की। इसका मतलब होता है इंप्योरिटी को रिमूव करना। तो इंप्योरिटी को रिमूव कैसे करते हैं उसके लिए हम बात करेंगे इस जगह पे। सबसे पहले सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशन को यूज करके, मतलब ग्रेविटी को यूज करके हम यहां से क्या करने वाले हैं? यहां से हम इंप्योरिटी को हटाएंगे। किसकी इंप्योरिटी? जो ओर के अंदर थी। तो कैसे किया जाता है ये? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर जो ओर हमको मिलता है उसको हम पहले तोड़ देते हैं,
पाउडर पाउडर बना लेते। पाउडर कैसे बनाएंगे, हाथ से लेके ऐसे नहीं, इसको स्टील बॉल मिल होती है। स्टील बॉल मिल का मतलब होता है एक सर्कुलर मिल होती है, एक सर्कुलर शेप की एक मिल होती है, मतलब आप समझ लो एक सर्कुलर ड्रम जैसा दिखता है। ड्रम पता है ना, पानी का ड्रम, सर्कुलर ड्रम होगा, उसके अंदर स्टील्स की बॉल होती है बहुत सारी, और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, उसके अंदर हम लोग वो ओर डाल देंगे, बड़ा सा है ना, पत्थर जैसा होता है ना बड़ा सा। अब उसके ऊपर वो गोल गोल घूमता रहता है, तो गोल गोल घूमने से वो स्टील की बॉल उसके ऊपर स्ट्राइक करती रहती है, जिससे वो उसको फोड़ के पूरा पाउडर बना देती है। वो जब पाउडर मिलेगा, उस पाउडर को मुझे कहाँ रखना है, यहाँ पर। अब इसको पूरा समझो, ये पूरा आप देख सकते हैं टेबल जैसा दिख रहा है ना, इसका नाम ही विल्फ्ले टेबल है, तो ये टेबल ही है। इस टेबल में स्लिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्लिट्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे ऊपर नीचे जिसको बोलते हैं ऐसे, तो ये स्लिट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी ऊपर से आ रहा है और ये ट्रे लिखी गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास पाउडर है, ओवर का पाउडर बनाया और पाउडर को ट्रे के ऊपर रख दिया। अब जैसे ही ट्रे पे रखते हैं तो क्या होता है, ऊपर से पानी आता है, तो पानी से वो पाउडर ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। उसमें दो प्रकार के पार्टिकल होंगे, एक हैवी और एक लाइट, एक होंगे हैवी और एक लाइट। तो हम क्या करते हैं, द हैवी पार्टिकल्स ऑफ ओर कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैंग। तो यहां पर लाइट पार्टिकल किसके हैं, गैंग के हैं। और गैंग क्या होती है, इंप्योरिटी होती है, जैसे कि रॉकी सब्सटेंस, जैसे कि सॉइल, जैसे कि मड, बहुत सारी चीजें होती है। तो उन गैंग को, इंप्योरिटीज को, गैंग मतलब इंप्योरिटी, तो उन गैंग को रिमूव करने के लिए, अब गैंग के पार्टिकल कैसे हैं, लाइट पार्टिकल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पानी ऊपर से तुम छोड़ोगे ऐसे, तो ऊपर से छोड़ने के बाद जो लाइट पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे, और पार्टिकल कुछ यहां पर, ये जो है ना हमारा स्लिट, इसके अंदर जो पार्टिकल हमारे हैवी पार्टिकल है वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो जो गैंग होती है बाद में उसको नीचे से यहाँ से कलेक्ट करके हटा लिया जाता है, और जो हमारा रिक्वायर्ड वाले, जो हमारी जरूरत के जो पार्टिकल हैं, जो बेसिकली जिनसे मेटल निकलेगा, उनको फिर कलेक्ट कर लिया जाता है ना, यहाँ से कलेक्ट करके हम लोग साइड में उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। इससे क्या किया हमने, इससे हमने जो ओर था उसका पाउडर बनाया, उसमें से जो हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल दोनों को अलग कर दिया। तो जब हैवी और लाइट पार्टिकल को अलग करना होगा तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसका नाम है विल्फ्ले टेबल मेथड, और ये ग्रेविटेशन मेथड के अंडर में आता है। तो ग्रेविटेशन में पहला विल्फ्ले टेबल मेथड है, उसके बाद जो दूसरा मेथड आ रहा है वो आ रहा है हमारा हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। यहां पर भी अब सीधी सीधी बात है, यहां पर भी हम ग्रेविटी को ही यूज करेंगे और लाइट और हैवी पार्टिकल को ही सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, अगेन इसको हम फिर से वही चीज यूज करें कि हमने क्या किया, पहले पाउडर बनाया, देखो पाउडर ओवर है, मतलब हमने जो भी ओवर रहेगा उसका पहले पाउडर कर लेना है स्टील बॉल मिल में, और उसके बाद उस पाउडर को यहाँ पे डाल देना। जब इस पाउडर को हम यहाँ पे पोर करते हैं तो यहाँ पे पहले से इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, ये पानी भर दिया हमने। अब यहाँ से हम वाटर जेट उसको छोड़ रहे हैं, यहाँ से क्या है, वाटर का जेट है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये जेट नीचे से पानी ऐसे छोड़ता है, ठीक है, और ऊपर से हम पाउडर छोड़ रहे हैं, तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं हैवी और लाइट है ना, उनमें क्या होगा, वो ऊपर नीचे घूमते रहेंगे। तो जो हैवी वाले होंगे वो नीचे आ जाएंगे और लाइट वाले ऊपर रह जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर मुझे हैवी को सेपरेट करना है तो दिस इज दी मेथड। तो जहां पे मैं क्या करूंगा, लाइट वाले जो है, लाइट जो इंप्योरिटीज थी, जो गैंग थी, वो अलग हो गई। अब इस बार लाइट पार्टिकल जो है वो अलग हो गए और हैवी जो है हमने यहाँ पर जमा कर, ये और एक मेथड है। तो हैवी पार्टिकल्स मेरे जो कॉन्सेंट्रेटेड ओवर है वो नीचे आ गया, और गैंग जो है हल्की वो निकल के चली गई, ठीक है। इसके पहले मेथड में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो लाइट पार्टिकल ऑफ गैंग थे वो हमने नीचे ले लिया, ठीक है। अब लाइट पार्टिकल को हमने सेपरेट किया था और हैवी को कलेक्ट किया था। इस बार हमने क्या किया, हैवी को कलेक्ट किया और लाइट को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, कैसिटराइट इज अ टिन और इट कंटेन्स मेनली द नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स स्टैनिक ऑक्साइड एंड द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स फेरस टंगस्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि कैसिटराइट जो है एक कंपाउंड का नाम है और इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक इंप्योरिटीज पाई जाती है, ठीक है। वही बता रहे हैं कि एक ओर का नाम है, ये टिन का ओर है, जिसे टिन आपने सुना होगा ना, टिन, टिन एक मेटल है, उसको रिमूव करना है, मेटल टिन एक मेटल है और उसको मेटल को कहां से निकाला जाता है, इससे, कैसिटराइट से। अब कैसे होगा, तो इसमें इट कंटेन्स मेनली नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स, मेनली कौन कौन से हैं, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स है, स्टैनिक ऑक्साइड एंड द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स फेरस टंगस्टेट, ठीक है। तो अब जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स है उसको मुझे अलग करना है, तो इसको ऑब्वियसली जहां पर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक टाइप के दो टाइप के पार्टिकल हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ये वाला मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं, अगेन और को फिर से क्या करना है, पाउडर बनाना है, पाउडर बना के इसमें डालना है। इस मशीन में डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे दो रोलर लगे हुए गोल गोल जो है, ये रोलर है, एक नॉन मैग्नेटिक है और एक
मैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक रोलर है और ये मैग्नेटिक रोलर है, मतलब ये जो है ये नॉन मैग्नेटिक है, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, और ये वाला जो है ना ये है हमारा मैग्नेटिक। तो एक नॉन मैग्नेटिक है और एक मैग्नेटिक रोलर है। इसके ऊपर एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट मतलब जैसे मान लो एक दो रोलर है, उसके ऊपर एक बेल्ट जैसी है, जैसे मेरा हाथ है ये ऐसा, इसको आप ऐसे ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे रोलर लगा है ऐसे, ठीक है। तो ये रोल होगा तो ये बेल्ट आगे जाएगी, समझो ऐसे जाएगी आगे, ठीक है, दिख रहा है ये ऐसे। तो ये बेल्ट रोल होगी तो मेरा हाथ आगे जाएगा, ठीक है, वही वाला प्रोसेस है यहाँ पर। तो ये कंटिन्यूसली है ना ऐसे गोल 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 घूमेगा, तो ये बेल्ट आगे जाएगी। अब क्या किया हमने, जो हमारे पास जो ओर है उसको पाउडर फॉर्म में हमने इसमें डाला, ये बेल्ट पे गया। बेल्ट में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के और येलो कलर के, दो कलर के आपको पार्टिकल दिख रहे होंगे, ठीक है, एक ब्लैक कलर के और येलो कलर के। तो होता क्या है, इस पार्टिकल को यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिक्सचर है पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। जब आप मैग्नेटिक रोलर के पास पहुंचते हो, ये जो ओर हमारा मैग्नेटिक के पास पहुंचता है, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उसको ये मैग्नेटिक रोलर खींच लेता है और खींच के इस तरफ गिरा देता है, क्योंकि पूरा तो मैग्नेटिक है नहीं, सिर्फ रोलर है। तो रोलर वाला पास पे, रोलर जो पार्ट, ये जो वाला पार्ट है ना, इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जब इसके कांटेक्ट में ये चीज आती है तो ये चिपक जाती है यहाँ पर, और जैसे आगे जाती है तो यहाँ पे मैग्नेट खत्म हो जाती है, तो ये इसको फेंक देती है यहाँ पर, और जो नॉन मैग्नेटिक चीज है वो डायरेक्टली यहाँ पे गिर जाएगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों सेपरेट हो जाती है। तो एक रोलर लगा हुआ है जो मैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके वो यहां पर सेपरेट कर देगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे चले जाएंगे अपने आप, और वो आगे जाके दूसरे कंटेनर में गिर जाएंगे। तो यहां से सेपरेशन हो रहा है। और दो कलेक्टर रखे हैं, मतलब वो डब्बे रखे हुए हमने, जिसमें से हमने दोनों चीजों को अलग कर लिया, ठीक है। तो ये मेथड कौन सा है, ये मेथड हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल होते हैं। इससे पहले सबसे पहला ग्रेविटेशन था, उसमें दो टाइप के पार्टिकल थे, लाइट और हैवी, जिसको ग्रेविटी की वजह से हमने अलग किया था। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन है, जिसमें दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक, जिसको हमने मैग्नेटिक रूलर की मदद से अलग किया था। अब ये मेथड है जिसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसमें दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, जिसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, है ना, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से डरता है, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से प्यार करता है, जो पानी के पास जाएगा। तो ये पानी के पास जाएगा, ये पानी से डरता है तो पानी के पास नहीं जाएगा। सो हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर को बोलते हैं, फोबिया मतलब डर को बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी का डर, ठीक है। हाइड्रो मतलब हाइड्रा मतलब है ना, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रा से वर्ड आया पानी से, और फोबिक मतलब डर, तो दोनों को मिला दो तो पानी का डर, ऐसा। तो ये पानी का डर जिसको होगा वो पानी के पास जाएगा ही नहीं। और हाइड्रोफिलिक मतलब इसका उल्टा, एक तो डरता है और उल्टा क्या हुआ, वो जो पानी के पास जाएगा, जिसको पानी से प्यार है। तो अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। किसके अंदर, ये मेथड जिसकी हम बात करें फ्रोथ फ्लोटेशन, इसके अंदर हम क्या किसको अलग अलग करेंगे, इन दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग करेंगे। तो जहां कहीं पर भी ये दोनों पार्टिकल साथ में होंगे और उन्हें हमें अलग अलग करना होगा, तो विद द हेल्प ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन हम उसको अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग होता है, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सेटअप लगाया गया है। इस सेटअप के अंदर ये एजिटेटर है और इसके अंदर हमने ऑयल डाल के रखा है। ऑयल कौन सा होता है, ये वेजिटेबल ऑयल कह सकते हैं, या तो आप इसको जो प्लांट्स के ऑयल होते हैं उसकी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे यूकेलिप्टिस होता है या पाइन ऑयल होता है, पाइन ऑयल यूकेलिप्टिस ऑयल यूज करते हैं, यहाँ पे पाइन यूज किया गया है। पाइन ऑयल जब इसके अंदर वाटर में यूज किया जाता है तो उससे फ्रॉथ बन जाता है, झाग बन जाता है, और नीचे एजिटेटर है वो गोल गोल घूमता रहता है ऐसे मिक्सर के जैसे। ये गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, वो ऑयल और पानी मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, एक झाग बना रहा है, और वो जो झाग बनेगा है ना, वो झाग बनेगा, वो फ्रॉथ ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही हम लोग ओवर्स डालते हैं, अब और फिर से वही बात है, फिर से बात वही है कि पाउडर फॉर्म में ही डालना पड़ेगा। बार बार इसको दिमाग में रख लो, जब भी ओवर से हमें क्या सेपरेट करना है, गैंग को सेपरेट करना है। जब भी ओवर से गैंग को सेपरेट करना होगा तो उसका पाउडर बनाना ही पड़ेगा। उसका पाउडर बनाओ, पाउडर बनाने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, है ना, अभी मैंने बताया था आपको। तो अब हमने और का पाउडर बनाया, इसमें डाला है ना, फिर से इस हमने हमारा जो एजिटेटर है वो चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, जो हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है, वो दो तरह से काम करते हैं। जैसे अब देखो, जो हाइड्रोफोबिक है तो पानी से डरेगा ना, वो उसको पानी के पास नहीं जाना, तो किसके पास जाएगा, वो ऑयल के पास चला जाएगा।
और जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी से प्यार करता है, वो पानी के साथ रह जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्या लिखा है जरा कहानी पढ़ लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मेटल सल्फाइड ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, क्या है यहाँ पर? मेटल, द मेटल, इसको अलग कलर से मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड बच्चा पार्टी। हाँ ये देखो, यहाँ पे एक मेटल है, द मेटल सल्फाइड due to their hydrophobic property get wetted mainly with the oil, and due to the hydrophilic property of gangue particle they get wetted with water। तो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल सल्फाइड की होती है। तो मेटल का जो सल्फाइड है वो किसके साथ चिपक जाता है? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से डरता है, तो वो किसके साथ जाएगा? वो ऑयल के साथ चला जाएगा। और जो हाइड्रोफिलिक होती है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? गैंग की है, इंप्योरिटीज की है। तो गैंग के जो पार्टिकल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनको पानी से प्यार होता है। तो जो इंप्योरिटी है वो पानी के पास चली जाती है और वो पानी के साथ चिपक जाती है। इससे क्या होता है? इससे फिर जो फ्रोथ होता है ना, ये जो फ्रोथ ऊपर बना है ना, ये फ्रोथ बना, इसको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और जो नीचे वाला पानी वाला पार्ट था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जो गैंग थी वो पानी के साथ चिपक गई और वो नीचे आके यहाँ पर बैठ गया और यहाँ से हमने गैंग को कलेक्ट कर लिया। और जो फ्रॉथ था ऑब्वियसली वो किसका बना था? वो तो ऑयल का बना था, तो उसको हमने ऊपर से निकाल दिया। उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर सल्फाइड हो जाएंगे। ये मेथड कहां पे यूज किया जाए? दिस मेथड इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड। जिंक सल्फाइड के लिए भाई साहब ये मेथड यूज किया जाएगा। मतलब जिंक का जो ओर होता है उसका पाउडर बना के इसमें डाला जाता है, जिससे जिंक का सल्फाइड जो है वो फ्रॉथ में निकल जाता है, फ्रॉथ से बाहर आ जाता है और उसकी इंप्योरिटी जो है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, यहां पर ओके। इस मेथड को हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉथ बनता है, जिसको हम झाग जैसे कह सकते हैं। उसके बाद लीचिंग है। बहुत बच्चों को लीचिंग समझ में नहीं आता। लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या करते हैं लीचिंग में? हम एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर एक सोल्यूशन भर देते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, इस सोल्यूशन के अंदर, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? ओवर को डाल देते हैं। किसको डालते हैं? ओवर को डाल देते हैं। तो ओवर कौन सी फॉर्म में होगा? बोलो, पाउडर फॉर्म में होगा। वेरी गुड। तो ओवर जो है पाउडर फॉर्म में होगा और पाउडर फॉर्म में कहा जाएगा? इस सोल्यूशन के अंदर जाएगा। जब वो सोल्यूशन में जाता है तो क्या होता है? उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ओवर के दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो इंप्योरिटीज जिसको गैंग कहते हैं, और एक मेन, है ना, जो हमें चाहिए। तो होता क्या है? जो मेन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है इसके अंदर। जो मेन इंग्रेडिएंट्स होगा ना, मेन इंग्रेडिएंट्स जो होगा, इंग्रेडिएंट्स, है ना, वो क्या होगा? यहां पे डिसॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर नीचे आ जाएगा। और जो इंप्योरिटी होगी वो कहां पे? वो ऊपर ऊपर ऐसे फ्लोट करने लगेगी। ये क्या हो जाएगी? ये हमारी इंप्योरिटी हो जाएगी। तो इंप्योरिटीज ऊपर और मेन इंग्रेडिएंट्स जो होगा वो नीचे डिसॉल्व हो जाता है, नीचे। ठीक है, ऐसे डिसॉल्व हो जाता है बेसिकली उसके अंदर। तो हम लोग ऊपर से जो हटा देते हैं उसको, जो हमारा जो इंप्योरिटी है उसको हटा दिया, अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसको यूज कर लिया। सिंपल। ये लीचिंग है। ठीक है, ये कहां पे यूज होती है? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट को क्लियर करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन जहां पर भी आएगा बात समझना कि वहां पे प्योरिटी की बात चल रही है, रिमूवल ऑफ गैंग की बात चल रही है। जहां 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 पर भी वर्ड आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोई भी बात चल रही होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि हम वहां से उसको मेटल को हम जो ओर है उसको क्लीन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम का ये होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, देखो लिखा भी है यहाँ पे, इट्स एल्यूमिनियम ओर एंड इट इज डन बाय द लीचिंग मेथड। हियर बॉक्साइड इज सोक्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो मैंने आपको बताया था ये सॉल्यूशन किस चीज का है? ये है NaOH का। ठीक है, तो हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे इसके बारे में बड़ी डिटेलिंग है, चिंता की बात नहीं, बड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर NaH के सोल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं? बॉक्साइड डाल देते हैं। बॉक्साइड डालने के बाद इंप्योरिटीज ऊपर रह जाती हैं और जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चलो। एक्सट्रैक्शन के अभी तक यहां तक हमने बात की है कि कैसे हम ओर को प्योर करते हैं, ओर के ऊपर जो इंप्योरिटी है उसको हटाते हैं। तो इंप्योरिटीज को पहले हमने हटा दिया, इतने सारे मेथड थे, सबको सीख लिया। अब हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। जो रिएक्टिव मेटल्स है, अब रिएक्टिव मेटल याद है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में थे ऊपर, याद आ रहा है ना, वो सब रिएक्टिव मेटल है। उन रिएक्टिव मेटल्स को अब हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? अब सबसे पहले क्या था? ओर था, इसके ऊपर बहुत सारी इंप्योरिटीज लगी हुई थी। उस इंप्योरिटी को हमने यहां पर हटाया। क्या किया हमने? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन किया, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या किया हमने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया।
जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज किए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होने के बाद हमारे पास अब जो ओर आया वो कैसा है, क्लीन फॉर्म में, उस पर कुछ इंप्योरिटी नहीं है। तो इस ओर से अब हम मेटल को निकालेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो मेटल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे देखो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। बच्चों जब यहां पर मोल्टन लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि ये पिघला हुआ है, मेल्ट वाला सिचुएशन में है। मतलब कोई भी, अब हम सोडियम की बात अगर हम कर रहे हैं और साथ में क्या लिखा है, क्लोराइड लिखा है, तो क्या होगा ये बताओ, NaCl ही तो होगा। क्लोराइड क्या होता है, NaCl को ही तो कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये NaCl हो गया, कैल्शियम है ना, वो फिर उसके बाद मैग्नीशियम है ना, MgCl, NaCl, CaCl ना, ये सब आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये सारे के सारे एल्यूमिनियम तक, ये सब जो हमारे पास मेटल है, ये सब जो हमारे पास मेटल है, इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से रिमूव करते हैं। वहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये तो आपने बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको मिल गई। अब यहां पर देखो, हम सबसे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है उसमें एल्यूमिनियम है। अब हम एल्यूमिनियम को ही एक्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे आपको कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर बॉक्साइट, जैसे मैंने बोला ये बॉक्साइट जो है उसी का नाम है, जिसको हम Al2O3 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे NH2O, ये जो लंबा सा लिखा है ना, इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये क्या है बच्चा, ये है Al2O3, यही है बॉक्साइट। अब यहाँ पे जो N लगा हुआ है ना, ये NH2O, ये क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस है। ये N क्या है, बेसिकली ये वेरिएबल है, कभी कभी ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब N शो करता है थोड़ा सा एक वेरिएबल जैसे, कभी ये ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है ना, तो ये डिपेंड कर देता है, इसलिए n लिख देता है। कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 1 भी आएगा, तो यहाँ पे n लिखा हो, तो इसको देख के घबराना नहीं है। बेसिकली क्या है, Al2O3 है ना, यही हमारा एक मेन जो बॉक्साइट है वो यही है, बाकी ये तो अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड किया है। तो बॉक्साइट कंटेन्स 30% to 70% Al2O3। ये Al2O3 जो है ये क्या है, ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है, एंड रिमेनिंग पार्ट इज गैंग। तो 30 से 70% के बीच में हमें क्या मिलता है, मेन इंग्रेडिएंट्स जो Al2O3 है। तो इस पार्ट में, मतलब इस पार्ट के अंदर जिसको हम बॉक्साइट कह रहे हैं, इसके अंदर मेन Al2O3 है, बाकी क्या है उसके अंदर इंप्योरिटी है, उसको इंप्योरिटी को तो हटाना पड़ेगा। तो कौन कौन सी इंप्योरिटी है, सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड है। एंड देयर आर 2 स्टेप्स टू इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले कौन सी चीजों को हमने अलग किया, सबसे पहले हमने रिमूव किया था गैंग को। अब गैंग को रिमूव करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तो गैंग को रिमूव करने के बाद हमने, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ओर होता है उसमें एक्चुअल Al2O3 कितना होता है, गैंग में 30 to 70%, और बाकी जो हमारा इंप्योरिटी होती है। तो जब हमने वो सारे मेथड यूज किए थे उसमें हमारा गैंग तो निकल गया, इंप्योरिटीज निकल गई। अब हमारे पास ये जो बचा हुआ है ये मेन है, अब यहां से एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका एंड आयरन। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर 3 चीजें होती है, एक तो सैंड है, ठीक है, सिलिका है और आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड है। तो ये 3 चीजें इसके अंदर भाई साहब आपको मिलेंगी। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, आओ। तो मेथड सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेंगे, बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन किया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इसके अंदर क्या क्या है, सिलिका है, इसके अंदर क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है ना, और फिर ये टाइटेनियम ऑक्साइड है। ये 3 चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, हमें इनमें से क्या निकालना है, हमें तो इनमें से सिर्फ क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, बाकी को हमें तो नहीं चाहिए, तो इनको सबको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, आओ देखो। तो ये है मेथड जिसको हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस या बायर्स प्रोसेस। ठीक है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है और इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, समझते हैं उसको बड़ा आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा मैं इसलिए लेके आया हूं जिससे आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझा पाऊं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्या लिखा है, सो बॉक्साइट इज अ मेन, है ना, बॉक्साइट तो मेन हो गया, उसके अंदर सिलिका पाई जाती है, फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है और टाइटेनियम ऑक्साइड पाया जाता है। ये 3 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। सो सेपरेशन ऑफ दीज इंप्योरिटीज इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस आपने देखा था इससे पहले, उसको यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस होते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, हाइड्रोलिक सेपरेशन हो रहा है, बहुत सारे सेपरेशन हैं, लेकिन यहाँ पे हम लीचिंग को यूज करते जाए। ठीक है, सो लीचिंग यूज की गया। तो यहाँ पर
इधर बेयर्स और हॉल, ये दो मेथड हम यूज कर सकते हैं, या तो आप ये बेयर वाला या बायर वाला जो भी इसको आप कहो ये यूज करेंगे, या फिर हम हॉल, सो बेयर्स प्रोसेस और हॉल प्रोसेस यूज करेंगे, और वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करें, बेसिकली लीचिंग करें। सो लीचिंग में बेयर्स या हॉल, इन बोथ दीज मेथड फाइनली द कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है बात करेंगे, बेसिकली हीटिंग को कहते हैं, जब हम विदाउट ऑक्सीजन किसी को हीट करते हैं, विदाउट एयर किसी चीज को हीट करते हैं बेसिकली, है ना। चलो, तो अभी तक बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, बॉक्साइट है, बॉक्साइट के अंदर ये तीन चीजें हैं, हमें इन्हें हटाना है, कैसे हटाएंगे, लीचिंग मेथड से। तो लीचिंग मेथड से इनको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे देखो। तो इन द बेस प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन ए बॉल मिल, तो बॉल मिल में हमने उसको डाल दिया, मैंने आपको पहले बताया कि बार बार, है ना, सबसे पहले उसको पाउडर बनाना है, पाउडर बनाने के बाद देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। क्या करेंगे, ऐसा एक जार ले लिया, बर्तन ले लिया, जो भी लेना है, इसके अंदर हमने क्या भरना है, NaOH, क्या भरना है बोलो, NaOH, ये इसके अंदर हमने भर दिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कास्टिक सोडा कह रहे हैं, ठीक है, साथ साथ समझते चलो। 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 140 टू 150, टेम्परेचर देखो कितना है इसका, 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाई प्रेशर, और 2 से 8 घंटे तक छोड़ देना है, ठीक है, डाइजेस्टर में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, है ना, किसकी, एल्यूमिनियम Al2O3, इसकी अगर हम बात करें तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जो दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, मतलब उनके सामने अगर बेसिक आता है तो वो खुद एसिड बन जाते हैं, और उनके सामने एसिड आता है तो वो खुद बेसिक बन जाते हैं, बेसिक आया तो एसिड, एसिड आया तो बेसिक, ठीक है। अब यहां पर उनके सामने क्या आया है, NaOH, ये क्या है, एक बेसिक नेचर है, ये एक बेस है। तो अब ये जो NaOH है, इस अगर हम NaOH में ये डालेंगे तो बेसिकली ये रिएक्शन कैसे करेगा, एसिडिक रिएक्शन करेगा, बराबर है, क्योंकि ये खुद बेस है, तो ये एक एसिडिक रिएक्शन देगा, और ये बेसिक, मतलब ये एसिड होगा और एक बेस होगा, ठीक है, ये एसिड और ये बेस बन जाएगा, और एसिड और बेस जब दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, ये बात आपको पता होगी, है ना। तो समझते हैं, आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होता है ना, मैंने अभी आपको बताया, जो दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकता है, एसिडिक भी और बेसिक भी, अगर सामने एसिड होगा तो बेस करेगा, बेस होगा तो एसिड करेगा। इट रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाया इसने, सोडियम एल्यूमिनेट, तो इसने वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया है, ठीक है, कब, रिएक्शन करने के बाद। ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, ये रिएक्शन करने के बाद क्या मिला हमें, इट रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इन दोनों का रिएक्शन हुआ, और उससे क्या बना, उससे बना यहां पर सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको हम कहते हैं NaAlO2, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, बेसिकली क्या मिलेगा, ये NaAlO2, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ये बना, ठीक है। तो रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा वापस लिख के नहीं दे रहा हूं, है ना, यहां पे लिखा ही हुआ है। तो इस रिएक्शन से क्या मिला हमें, सोडियम एल्यूमिनेट। नाउ द आयरन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिसॉल्व, भाई साहब इसमें आयरन ऑक्साइड था ना, पहले से भूल गए क्या, इसमें आयरन ऑक्साइड था ना, ये डिसॉल्व ही नहीं होता, इट डज नॉट डिसॉल्व इन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, एक तो चला गया, 3 थे ना, क्या क्या था, ये आयरन था, सिलिका था, है ना, ये सब था, तो इसमें से क्या किया हमने, आयरन तो क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ ही नहीं, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, आयरन ऊपर ही ऊपर रह गया, तो आयरन वाला पार्ट को उड़ा दिया फिल्टर करके, काम खत्म। दूसरा, इट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर से सेपरेट कर दिया, हाउएवर सिलिका इन द गैंग डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर जो सिलिका है, जो SiO2 है, वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब वो डिसॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम ये है कि Al2O3 भी वहीं पे है और सिलिका भी उसमें हमने ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, तो अब यहां पर जो एक्वस हमने क्या किया, इट इज हाउएवर द सिलिका इन द गैंग डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट। तो अब यहां पर ये जो वाटर सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट है, ये कब बनेगा, जब हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, फिर से सुनो, सिलिका इन द गैंग डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट। तो हम ये करते हैं कि इस एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट जो है हमारे पास है,
ठीक है, इट इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इन वाटर एंड कूल टू 50 डिग्री, दिस रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ मैं बताता हूँ, क्या हुआ बताता हूँ। सबसे पहले बॉक्साइट था, उसके अंदर तीन चीजें थी, ये सब चीजें आपने देखी है, सिलिका है ना, और ये टाइटेनियम और आयरन, ये तो था। इन सबको हमने क्या किया, जो बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास ओर था, उसको हमने क्या किया, उसको पाउडर बनाया, उसको NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो गया, टेम्परेचर 140 टू 150 रखा, और टाइमिंग कितना था, 2 से 8 घंटा हमने डाइजेस्टर में डाला, तो क्या हुआ, जो आयरन वाला वो तो उड़ गया, लेकिन जो सिलिका था उसका क्या हुआ, वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन वो डिसॉल्व तो होता है, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो अगर उसमें पानी डाला जाए तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वाटर सॉल्युबल चीजें का मतलब होता है जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट, जो हमारे पास ये सोडियम एल्यूमिनेट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग वाटर एंड कूल्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर ये जो हमारा फाइनली बना था, इसको हम निकाल के इसमें पानी डाल रहे हैं और 50 डिग्री तक उसको रख रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर रहे हैं, कूल टू 50 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप इस रिएक्शन को देख सकते हो, मैं आपके लिए लिख के ही रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ठीक है, ये वाला। इस रिएक्शन से ये हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन है, एग्जाम में लिखोगे इसको, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली सोडियम एल्यूमिनेट मिला, इसके अंदर हमने यहाँ पे पानी डाला, आप देख सकते हैं ये पानी वाला रिएक्शन है, और पानी डालने के बाद फाइनली हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल चुका है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये प्रोसेस कौन सा था बच्चों, ये प्रोसेस है हमारा बेयर्स का प्रोसेस या बायर का प्रोसेस, जो भी आप बोलो। उसके बाद आगे चलते हैं ये हॉल का प्रोसेस। अब हॉल प्रोसेस भी लगभग ऐसे ही है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें अगेन हमने Al2O3 लिया है, ठीक है, अगेन ये हमारा क्या है, ऑक्साइड है, जिसको हम बॉक्साइड कहते हैं, है ना, ये ऑक्साइड है ना, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बॉक्साइड भी कहते हैं। तो ये बॉक्साइड है, उसी को और भी कहेंगे, बॉक्साइड कहोगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहोगे, एक ही बात है। अब इसको हमने रिएक्शन कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बना, यहां पर देखो, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। फिर हमने इसको उठाया और इसमें हमने क्या डाला, फिर से इसमें हमने वाटर ऐड किया और CO2 ऐड किया, तो इससे क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों ही केस में पहले वाले प्रोसेस में और इस वाले प्रोसेस में क्या बन रहा है, दोनों ही केस में हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो द प्रेसिपिटेट मतलब अनडिजॉल्व चीज, जो डिजॉल्व नहीं होती। आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में क्या, कि प्रेसिपिटेशन होता है, ये प्रेसिपिटेट ही है जो अनडिजॉल्व सब्सटेंस है। तो प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन इन बोथ Bayer's and Hall's process and it is filtered, washed and dried and then calcinated। इसको फिर हम क्या करते हैं भाई साहब, इसको कैल्सिनेट किया जाता है, मतलब हीट किया जा रहा है। उससे हमें क्या मिला है, Al2O3 और पानी उड़ गया। बेसिकली ये पानी वाला था, एल्यूमिनियम पानी वाला था, उसमें से पानी उड़ा दिया तो सिर्फ एल्यूमिनियम बचा, सिंपल सी बात है। तो यहां से फाइनली हमें एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा थ्योरी है, जिस तरह से हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया हॉल प्रोसेस से, ये थ्योरी है, आप चाहो तो उसे लिख सकते हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर है मेन चीज, ठीक है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या है, यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हम दिखा रहे हैं, और ये जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में एक चीज याद रखनी है आपको, कि यहां पर होते हैं एनोड, ठीक है, ये एनोड दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये जो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा, ये एनोड है और एक कैथोड है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ब्लैक लाइनिंग, ये जा रही है, ब्लैक लाइनिंग जो जा रही है, ये ब्लैक लाइनिंग, ये पूरी ब्लैक लाइनिंग, ये कैथोड है, और ऊपर का जो ब्लैक लाइनिंग है वो एनोड है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। तो कैथोड और एनोड, तो ऊपर वाला जो है ये कैथोड, ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये एनोड जो है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इससे कनेक्टेड है, और कैथोड जो है वो नीचे बेस में कनेक्टेड है। पूरा बेस कैथोड, और ये जो येलो वाले हैं ये एनोड है, ठीक है, इतनी सी बात है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे हम लोग, ये बैटरी है तो बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब बैटरी से कनेक्ट हो गया, यहाँ एनोड हो गया, ये एनोड आप पीले पीले जो देख रहे हैं वो ग्रेफाइट के हमने इलेक्ट्रोड बनाए हैं, और ये जो ब्लैक लाइनिंग है ये क्या है हमारी, ये ग्रेफाइट की लाइनिंग है, लेकिन ये कैथोड बनी हुई है। तो एक कैथोड एक एनोड, कैथोड कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, ये कैसा है, नेगेटिव, और एनोड कैसा है, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, है ना, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है हमारे पास, वही अभी मैं बता रहा हूं आपको, एल्यूमिनियम को जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही हम लोग डालने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, जब हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो टेम्परेचर, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2000 के भी ऊपर होता है एल्यूमिनियम का। तो उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्रायोलाइट, इसमें फ्लोरस्पर, और इसमें जब हम ऐड करते हैं ना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पर आर एडेड इन द मिक्सचर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000। तो पहले कितना था, 2000 था, उस 2000 से 1000 में लाने के लिए हमने ये दोनों चीजें इसमें ऐड कर दी। जब दोनों चीजें ये हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, एल्यूमिना के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट अगर कम हो गया बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो हमें कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इजीली मेल्ट हो जाएगा, है ना, काफी सारे एडवांटेज उस बात के। तो इसी चीज को हम लोग क्या करें, इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखने के लिए, मतलब हमको हेल्प हो जाएगी कि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, जल्दी से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या, हमने क्या किया यहाँ पे, फाइनली हमने Al2O3, ठीक है, क्या मिला हमें, Al2O3 जिसको हम कह रहे हैं एल्यूमिना। तो अब Al2O3 जो हमें फाइनली कब मिला था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से पानी अलग करके Al2O3 मिला था। अब उस Al2O3 को इसमें डालेंगे, लेकिन अकेले डाला क्या, नहीं, इसमें Al2O3 के साथ साथ क्या है, ये सब भी है, ये सब भी है। क्यों डाला, ये क्यों डाला हमने, जिससे हम क्या कर सके, इसका टेम्परेचर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर सके। अब जैसे इसको ऑन किया जाता है तो होता क्या है, एक रिएक्शन होता है, और रिएक्शन जो होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड दोनों पे रिएक्शन होता है। अब एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे Al3 प्लस ये जो तीन इलेक्ट्रॉन से ये रिलीज होते हैं और फाइनली रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन से जो एल्यूमिनियम होता है ना, जो हमारा मेटल होता है फाइनली, वो कहाँ आ जाता है, वो नीचे आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह वो हमारा जो मेटल है वो जमा हो जाता है यहाँ पर कैथोड पर, ठीक है। तो हमारा जो कैथोड है वो यहाँ पर आएगा, रीजन सिंपल सी है, कैथोड नेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट करता है वो, ठीक है। तो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, मतलब बॉटम में। तो कैथोड पे हमारा मेटल आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर। और बाकी जो हमारा मिक्सचर है, देखो आप देख सकते हैं ये मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पर जो है वो यहाँ पे रह जाता है। और फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ से एल्यूमिनियम को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ पूरा का पूरा। वो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको छोड़ देते हैं ना, वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हमने Al2O3 वो लिया, इसमें डाला, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 2000 से भी ज़्यादा, तो उसको कम करना था। तो क्या किया हमने, उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पर भी डाल दिया। अब जब डाला तो क्या हुआ, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 तक आ गया। तो 1000 तक आने के बाद क्या हुआ, अब हमें कम हीट लगेगी, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी, कम हीट। अब वो हीट कम होने की वजह से थोड़ा सा फायदा हुआ, तो वो जल्दी मेल्ट हो गया। मेल्ट होने से क्या हुआ, जब मेल्ट हुआ तो Al वाला जो पार्ट है, एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ से निकल के नीचे चला गया और बाकी का मिक्सचर जो है वो ऊपर रह जाता, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो Al2O3 में से हमने इसको Al को अलग कर लिया और ऑक्सीजन को अलग कर लिया। तो एनोड पे हमारा चला जाता है भाई साहब ये वाला पार्ट, ऑक्सीजन वाला पार्ट, और कैथोड पे क्या मिलता है हमें, कैथोड पे फाइनली हमें मिलता है एल्यूमिनियम। तो कैथोड पे एल्यूमिनियम और एनोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, और ऑक्सीजन रिडक्शन साथ में हो रहा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है बच्चों। उसके बाद हम बात करें, ये बहुत इजी है। अब ये तो हाईली रिएक्टिव की बात की गई थी, अब लेस रिएक्टिव की हम बात करते हैं। तो हम, सॉरी लेस की नहीं, मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव है हमारे पास। तो मॉडरेटली रिएक्टिव के जो मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो उसमें जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, ये हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। और इनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, सो दे अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो ये हमें सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट या जिंक के फॉर्म में मिलते हैं। एंड इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड रादर देन सल्फाइड टू कार्बोनेट। तो बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी नहीं है, कि ये हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जिंक सल्फाइड, है ना, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे मैं बताऊं ZnCO3 एग्जाम्पल के लिए। तो इनसे एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर पाएंगे इनको डायरेक्टली, तो इन दोनों को हम पहले कन्वर्ट करते हैं इनके ऑक्साइड्स में, ठीक है। और फिर ऑक्साइड से हम किस में कन्वर्ट करेंगे इनको, उनके मेटल में, ठीक है। ये है प्रोसेस, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आओ देखो।
तो क्या करते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक मेथड में हम कहते हैं कैल्सिनेशन और एक मेथड को हम कहेंगे रोस्टिंग। तो रोस्टिंग किसकी होती है, रोस्टिंग होती है जो हमारे सल्फाइड्स होते हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, चलो यहाँ पे हम सल्फाइड्स लिख डालता हूँ, ठीक है, याद रहेगा। जो सल्फाइड्स होते हैं उनकी रोस्टिंग होती है और जो हमारे कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी हम कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों रोस्टिंग जो होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एयर को यूज करते हैं और कैल्सिनेशन में एयर यूज नहीं होती। तो कैल्सिनेशन में हीट तो किया जाता है, बेसिकली दोनों प्रोसेस क्या है, हीटिंग प्रोसेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली करते क्या है, हीट करते हैं। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, हमारे पास सल्फाइड आ चुके हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करें, इंप्योरिटी वगैरह रिमूव हमने कर दी है। अब हमारे पास सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में हमें मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स मिले, तो उसको हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन होगा या तो रोस्टिंग होगा। कैल्सिनेशन किसका होगा, जो कार्बोनेट से, जैसे जिंक कार्बोनेट अगर मुझे मिला तो जिंक कार्बोनेट का मैं क्या करूंगा, कैल्सिनेशन करूंगा, मतलब हीटिंग करूंगा। और हीटिंग कैसे, विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन देके हीट करूंगा। और अगर मेरे पास जिंक सल्फाइड है, ZnS है, तो उसका रोस्टिंग होगी, यानी उसको हीट तो करेंगे, हीटिंग तो होगी, लेकिन हीटिंग में क्या करेंगे, विद ऑक्सीजन, हीटिंग प्लस O2, ये ऐसे होगा। तो देखो एग्जाम्पल में जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन दिया मैंने, इसकी रोस्टिंग की तो इससे जिंक ऑक्साइड मिला और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। और कैल्सिनेशन में जिंक कार्बोनेट था, उसको भी हीट किया तो उससे जिंक ऑक्साइड बना और CO2 अलग हो जाता है, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड जो हमारे यहाँ पे बने, इन दोनों ही केस में क्या बना, जिंक ऑक्साइड बन गया, है ना। जिंक कार्बोनेट से और जिंक सल्फाइड से इजीली हमने जिंक को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, और यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि हम ऑक्साइड से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में। तो अब ये दोनों मेथड, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके ऑक्साइड कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसे जिंक सल्फाइड था, तो सल्फाइड को हमने क्या किया, हीट किया। सल्फाइड को हीट कैसे करते हैं, रोस्टिंग करके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे किया तो उससे जिंक ऑक्साइड मिल गया। और कैल्सिनेशन में क्या किया, कैल्सिनेशन में हमने विदाउट ऑक्सीजन हीट किया, तो उससे क्या बना, दोनों केस में जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब कार्बन के साथ करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन साथ में आ जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना के, और जिंक यहाँ पे अकेला मिल जाता है। तो ये तो जिंक का एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सब हमें इसी तरीके से मिलेंगे यहाँ। उसके बाद आते हैं थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग का एग्जाम्पल बच्चों बुक में दिया हुआ है, इसलिए बताना भी जरूरी है। तो इसको क्या क्या करते हैं यहाँ पर, बेसिकली इसमें करना सिर्फ इतना होता है कि एक रिएक्शन होता है Fe2O3 + 2L, ये जो 2Al है ये एल्यूमिनियम है और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है। तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रेल की पट्टी वगैरह जब टूट जाती है, उसमें क्रैक आते हैं इस तरह से, तो क्या करते हैं, एक सेटअप लगाते हैं ऊपर, इसके ऊपर, और इस सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, ये Fe2O3 और Al इसको डालते हैं और इसको रिएक्शन करवाते हैं। जब इसका रिएक्शन होता है तो ये बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और इतनी सारी हीट रिलीज होती है, इससे क्या बनता है, ये Fe बनता है और Al2O3 बनता है, और बहुत हीट रिलीज होती है। अब वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो इसको मेल्ट कर देती है पूरा। जब ये पूरा का पूरा मेटल मेल्ट हो जाता है तो उसी आयरन को हम इसमें फिल कर देते हैं, आयरन यहाँ पे आके फिल हो जाता है, और जो Al2O3 है वो स्लैग के रूप में ऊपर रह जाता है, तो उसको अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आयरन जो हमें चाहिए था उसमें भरने के लिए क्रैक्स में, वो हम भर देते हैं। तो जब रेलवे जो ट्रैक होते हैं, अगर वो क्रैक आ जाए तो थर्मिट वेल्डिंग की जाती है। थर्मिट वेल्डिंग में Fe2O3 + Al इन दोनों को कंबाइन करके हम यूज करते हैं बच्चों। और इससे क्या बनता है, इन दोनों रिएक्शन से बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और Fe मिलता है, और इस Fe को बेसिकली हम फिल कर देते हैं और बाद में ठंडा होने के बाद ये जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। अब आगे चलते हैं, बहुत सिंपल वाले जो लेस रिएक्टिव है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों जो लेस रिएक्टिव होते हैं उसमें कुछ एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कॉपर के हो गए, मर्क्यूरी के हो गए, उनके केसेस में कॉपर है, मर्क्यूरी, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो मॉडरेटली रिएक्टिव वाले जो थे उनकी बात हो गई। हाईली रिएक्टिव से एल्यूमिनियम ले लिया, मॉडरेटली रिएक्टिव से हमने अभी जिंक ले लिया, और ये लेस रिएक्टिव से अब हम कॉपर ले लेंगे, है ना, ठीक है, जस्टिफाइड है सब कुछ। The metals at the bottom of the reactivity series metals are less reactive and that is why they are found in free state. कैसे मिलते हैं हमें जनरली, ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। इन द नेचर, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, द रिजर्व्स ऑफ द कॉपर इन द फ्री स्टेट आर वेरी फ्यू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉपर के साथ क्या है कि वो जो फ्री स्टेट है वो बहुत ही थोड़ा सा है। प्रेजेंटली कॉपर इज फाउंड मेनली इन द फॉर्म ऑफ Cu2
Cu2S, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। तो कॉपर भी हमें क्या कह रहे थे, कॉपर भी फ्री स्टेट में मिल रहा था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। तो प्रेजेंटली किस फॉर्म में मिलता है, Cu2S, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है। सो कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द Cu2S और जस्ट बाय हीटिंग इन द एयर। उसको हीट कर दो, काम खत्म। क्या करते हैं, ये देखो, Cu2S ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद ये जो CO2 है, इस पार्ट को, ठीक है, इसी पार्ट को हम कह रहे हैं, इसका रिएक्शन वापस इसके साथ करवाया जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन होने से फाइनली हमें क्या मिलता है, यहाँ पर कॉपर। होता क्या है मैं आपको बताता हूं। कॉपर सल्फाइड जब रिएक्शन कर रहा होता है, जब हीट कर रहे हो तो क्या होता है, कॉपर सल्फाइड जब हम रिएक्ट उसको हीट कर रहे होते हैं, हीट करने से कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड फिर से रिएक्ट करने लगते हैं और उस रिएक्शन से हमें मिल जाता है कॉपर, ऐसा होता है। ठीक है? तो कॉपर सल्फाइड जब हीट किया तो हीट करने के बाद क्या किया उसने, उसको हमें Cu2S, कॉपर ऑक्साइड मिला। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड अभी वो बन ही रहा है ना, दोनों दोनों एक ही जगह पे, कॉपर सल्फाइड था, हीट किया तो उससे कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड बना। तो ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों भी है तो दोनों रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, कॉपर बना देते हैं। तो कॉपर बन जाता है और SO2 अलग होके, ये गैस है तो ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये दोनों गैसेस रिलीज हो जाता है और फाइनली कॉपर मिल जाता है। ठीक है, ओके। सो मेटल्स ऑब्टेन ऑफ वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो जितने भी मेटल हमने अभी निकाले है ना, अभी हमने हाई रिएक्टिव से क्या निकाला, हाईली रिएक्टिव से हमने निकाला एल्यूमिनियम, मॉडरेटली से हमने निकाला जिंक और लेस से हमने निकाला कॉपर। अब ये सब जो होते हैं ये प्योर नहीं होते, सो दे कंटेन इंप्योरिटीज। इतना करने के बाद भी इनके अंदर इंप्योरिटीज रह जाती है। द इंप्योरिटीज नीड टू बी सेपरेटेड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो हमें उन सारी इंप्योरिटीज को हटाना पड़ेगा जिससे हम प्योर मेटल को बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सके, राइट। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज द मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम इसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस। जो हमने एल्यूमिनियम के लिए यूज किया था वो सेम मेथड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम द इम्प्योर मेटल्स। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं और वो उस इलेक्ट्रोलिसिस पे हम लोग जाएंगे बाद में, है ना। तो वहां से तो हम आते हैं बाद में, पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इसकी, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली होता क्या है वो हमने ऑलरेडी देखा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ना। उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, उसमें से एक जो हमारा एनोड होता है, एनोड पे हमारी इंप्योरिटी चल जाती है, कैथोड पे हमारा मेटल आ जाता है, ये आपने देखा है ना। तो वही प्रोसेस है, लेकिन हम लोग अब रिफाइनिंग पे ना जाके हम लोग करोजन पे आ जाते हैं। सो दिस इज नॉट रिफाइनिंग, है ना, ये हम इसको कट कर देते हैं, ये रिफाइनिंग नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये टॉपिक करोजन वाला आ जाएगा। ठीक है, करोजन, करोजन क्या होता है बेसिकली, है ना। करोजन का मतलब ये होता है जब मेटल करोड होता है, करोड का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर लेता है ना। जनरली जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो करोजन होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये सिल्वर का करोजन है, ये आयरन का करोजन है और ये कॉपर का करोजन है। ये जो आप देख रहे हो लिबर्टी, है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो ये पहले क्या था, कॉपर का बना होता है और कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। लेकिन ये फाइनली आप देख कौन सा कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का। ऐसा क्यों होता है, कॉपर जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ग्रीन कलर का दिखने लगता है। सो कॉपर क्या था इनिशियली, कैसे कलर का होता है कॉपर, कॉपर का कलर होता है इनिशियल कलर ब्राउन। ठीक है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन आप कह सकते हो, ब्राउन तो नहीं कहेंगे, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन। और रेडिश ब्राउन से ये क्या बन जाता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये ग्रीनिश हो जाता है, थोड़ा सा हरा टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन कौन सा ग्रीन है आप देख सकते हैं, कुछ एक्वाटिक ग्रीन जैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद ये आप सिल्वर को देख सकते हो। ठीक है, तो सिल्वर क्या होता है बच्चों, अगेन है ना, एक मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैसा होता है, ये ब्लैक, स्टार्टिंग में तो ये ग्रे कलर का होता है ना, थोड़ा ग्रे कलर का होता है, शाइनी ग्रे कलर, और बाद में ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक। आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड पूरा ब्लैक हो चुका है, ब्लैक एंड सिल्वर वेसल। और नीचे आप देखो आयरन, तो आयरन का इनिशियल कलर क्या होता है, वो भी ग्रे कलर का ही होता है। आयरन इनिशियल कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, और जब वो करोड होता है तो कैसे कलर का हो जाता है, वो भी रेडिश ब्राउन कलर में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। कैसा मिलेगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये रेडिश, तो ये है करोजन। अब करोजन जब है तो उससे बचने का तरीका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो इसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड है गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, तो गैल्वेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड ये है कि हम आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है तो हम क्या करते हैं, एक जिंक प्लेटिंग, है ना, जिंक का कोटिंग यूज करते हैं, जिंक
एज अ मेटल, मतलब इसको मेल्ट कर लेते हैं मोल्टन में, पिघला हुआ जिंक, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका एक लेयर, तो जिंक का एक लेयर होता है, जिंक का लेयर ऑन आयरन, ठीक है। तो आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं, और इस लेयर से क्या होता है, रस्टिंग होना बंद हो जाता है, यानी करोजन होना बंद हो जाता है। तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। यह लंबा सा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को पूरा क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसके बहुत लंबे से प्रोसेस होते हैं, उसमें हम इस आयरन को क्लीन करके सब कुछ बढ़िया से, फिर जिंक के एक जिंक का बाथ कर देते हैं, उसको जिंक में से डुबा देते हैं, और फिर वो क्या होता है, उसके ऊपर जिंक का कोटिंग आ जाता है। इसके बाद है टिनिंग, ठीक है। तो टिनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें जिसका टिन में क्या होता है, टिन को यूज किया जाता है ना, टिन का लेयर। तो यहाँ पे टिन का एक लेयर यूज किया जाएगा, लेयर ऑफ टिन, लेयर ऑफ टिन। तो टिन जो हमारा मेटल है उसका लेयर यूज करते हैं हम लोग। तो हमने भी देखा कि टिन का लेयर हम यूज कर रहे हैं, उधर हम लोग जिंक का लेयर यूज कर रहे हैं। तो ये जो लेयर हम यूज कर रहे हैं बेसिकली, तो इसीलिए यूज करें जिससे हम क्या कर सकते हैं, करोजन से इन चीजों को बचा सके, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लेयर जो है ना, जो लेयर चढ़ेगी उससे क्या होगा, करोजन से हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एनोडाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, क्या एनोडाइजिंग। अब एनोडाइजिंग क्या करते हैं हम लोग, एनोडाइजिंग में क्या होता है, हम बेसिकली एक और ऑक्साइड की लेयर चला देते हैं। मतलब एनोडाइजिंग में जनरली क्या होता है, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल है, तो एल पे करोजन होने से पहले हम उस पर ऑलरेडी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। तो इस एल्यूमिनियम पे अगर पहले से एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर उसके ऊपर करोजन नहीं आएगा। तो ये जनरली हम एल्यूमिनियम के केस में देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जनरली हम, आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्पून होते हैं उनको हम लोग कई बार चांदी या सोने से उसके ऊपर कोटिंग करवा देते हैं, है ना, प्लेटिंग करवा देते हैं। तो वो प्लेटिंग जो होती है गोल्ड या सिल्वर की, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही होती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किससे होती है, इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस से ही होती है। इसमें एक कैथोड, एक एनोड, इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनोड पर सिल्वर प्लेट है और कैथोड पर एल्यूमिनियम स्पून है। उससे क्या हो रहा है, उससे बेसिकली ये कोटिंग इसके ऊपर हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिससे कोटिंग होनी शुरू होती है, और वो कोटिंग जब इसके ऊपर होती है, मेटल के ऊपर, अगेन फिर वो करोजन से बच जाता है। एलॉइंग का मतलब होता है कि दो मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल, ऐसे उनको मिला के इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़े चेंजेस लाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे पास घर में जो स्टेनलेस स्टील होता है वो भी क्या है बच्चों, वो भी एक तरह का एलॉय ही है। तो ये बनता कैसे, अगर आप ब्रॉन्ज की बात करो तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, 90% है ना, ब्रॉन्ज क्या है, 90% कॉपर और 10% टिन होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, 90% हमारा कॉपर ही होता है, और 10% इसमें डाला जाता है टिन, ठीक है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें ये बनता है ब्रॉन्ज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, ब्रॉन्ज। ऐसे अगर मैं स्टेनलेस की बात करूं, स्टेनलेस स्टील, तो 74% इसमें होता है आयरन और 18% क्रोमियम, ठीक है। आयरन और क्रोमियम, ठीक है। 74% आयरन, 18% क्रोमियम, और 8% कार्बन, ठीक है। 8% इसमें कार्बन भी होता है, कार्बन। तो बच्चों इन इन तीनों के मिक्सचर से हम बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। इससे क्या होता है, देखो नॉर्मल आयरन जो होता है उस पर क्या हो सकता है, उस पर आराम से करोजन हो सकता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील पे कभी करोजन देखा है नहीं ना। तो ये इसीलिए होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम करोजन से इनको बचा सके। ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक है ये, जिसको हम कहते हैं अमलगम, ठीक है। तो व्हेन वन ऑफ द मेटल इन द एलॉय इज मर्क्यूरी, तो जब हम किसी एलॉय को बना रहे होते हैं, है ना, अभी मैंने बताया एलॉय मतलब क्या होता है, दो मेटल को आपस में मिलाओ या मेटल नॉन मेटल को मिलाओ। जैसे स्टेनलेस स्टील में कार्बन भी था, तो कार्बन तो नॉन मेटल है ना, तो मेटल नॉन मेटल हो गया या मेटल मेटल हो गया। जैसे कि इन केस ऑफ ब्रॉन्ज देखा हमने, वहां पर कॉपर और टिन था। तो जब मेटल मेटल होगा या मेटल नॉन मेटल जब मिलता है तो वो एलॉय कहलाता है। अगर एलॉय में एक इंग्रेडिएंट्स या एक चीज, मतलब एलॉय में दो होते हैं ना, एक मेटल नॉन मेटल, तो एलॉय में अगर एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, कोई भी पार्ट अगर मर्क्यूरी है, वन ऑफ द मेटल इन द एलॉय इज मर्क्यूरी, तो एलॉय को कहेंगे एमलगम। फॉर एग्जांपल सोडियम का एमलगम होता है, जिंक एमलगम होता है, सिल्वर एमलगम वाज अर्लियर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, गोल्ड एमलगम इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। तो ये एमलगम कहते हैं। एमलगम का मतलब ये होता है जिसमें एक वन ऑफ द मेटल हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा वन ऑफ द मेटल होना चाहिए मर्क्यूरी, तो उसे हम कहेंगे एमलगम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक था जो खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा समरी लेक्चर। आई होप हमने सारे टॉपिक को समराइज किया हो, और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया थोड़ा सा लेंदी तो था, बट ओवरऑल एक क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। आप इस लेक्चर को आपने देखा होगा अगर एंड तक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, वो भी मुझे बताइए। और फिर ऐसे और टॉपिक्स में आपके सामने और चैप्टर्स जो है कार्बन कंपाउंड और बाकी चैप्टर्स भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो तब मिलेंगे उसमें, उस लेक्चर में फिर से हम लोग। ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।